रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में जो 12th क्लास में आता है, रे ऑप्टिक्स 12th क्लास में क्या आता है? तो रे ऑप्टिक्स के 12th क्लास में जो टॉपिक आता है उसका नाम है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से ही सारे क्वेश्चन बनते हैं। इवन मैं आपको बता दूं, ये जो रिफ्रैक्शन है हमें कहां कहां पढ़ना होता है। तो देखो, रिफ्रैक्शन हमें पढ़ना होता है एक स्लैब से। अब तुम बोलोगे स्लैब क्या होता है, मैं समझाऊंगा, बेफिक्र रहो। अभी बस मैं चैप्टर को बता रहा हूं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। स्लैब, स्लैब का मतलब होता है, मान लो कोई कांच है, कांच शीशा है, तो एक मोटा सा शीशा को बोलते हैं स्लैब, ग्लास स्लैब। इस ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब है, फोन जो है एक प्रकार से ग्लास स्लैब है। तो शीशे का एक मोटा सा टुकड़ा, उसे ग्लास स्लैब कहते हैं। तो हमें ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन पढ़ना होता है। लेकिन जो ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्शन है, एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। फिर प्यारे बच्चों, हमें रिफ्रैक्शन पढ़ना होता है मीडियम के थ्रू। मीडियम मतलब जैसे पानी के अंदर रिफ्रैक्शन हमें पढ़ना होता है। और ये वाला 1 नंबर का क्वेश्चन आपको देगा, 1 नंबर का या 2 नंबर का। तो ये हल्का इंपॉर्टेंट है, हल्का लिख देता हूं मैं, हल्का हल्का इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है। फिर प्यारे बच्चों, चैप्टर में हमें रिफ्रैक्शन पढ़ना होता है प्रिज्म। हमें प्रिज्म का रिफ्रैक्शन पढ़ना होता है। और जो प्रिज्म का रिफ्रैक्शन है, ये मॉडरेट इंपॉर्टेंट है। मॉडरेट मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत कम इंपॉर्टेंट, लेकिन 50% चांस होता है कि ये आ सकता है। फिर प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हमें पढ़ना होता है रिफ्रैक्शन। मतलब इस चैप्टर में कुल मिलाकर आपको रिफ्रैक्शन ही पढ़ना होता है। तो आप स्लैब से पढ़ते हो, मीडियम से पढ़ते हो, मीडियम मतलब पानी हो गया या कुछ भी हो गया, आप प्रिज्म से पढ़ते हो। और इसके अलावा रिफ्रैक्शन आप जो पढ़ते हो ना, ये प्रिज्म क्या होता है मैं आपको बताऊंगा बाद में। इसके अलावा आप जो रिफ्रैक्शन पढ़ते हो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो होता है बेटा लेंस। अब इस लेंस में पूरा रिफ्रैक्शन का काम है। न्यूमेरिकल भी यहीं से बनते हैं। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को समझना। ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या है समझिएगा। देखिए, लेंस से ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनता है, इसलिए मैंने कहा कि लेंस वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लेंस समझ पाएंगे तभी आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट समझ पाएंगे। यानी अगर कोई बच्चा मुझसे ये कहे, कि सर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट है, आई हैव 15 मिनट, इस चैप्टर से मैं क्या पढ़ के जाऊं, तो मैं उसको सलाह दूंगा इस चैप्टर को छोड़ के चले जा, क्योंकि 15 मिनट में कुछ भी नहीं होगा। यार तो मजाक लग रहा होगा, मैं ये कहना चाहता हूं, मजाक कर रहा हूं। अगर किसी बच्चे के पास 15 मिनट है और वो याद कर सकता है, तो वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अगर याद करके चला गया, तो उसको 2 नंबर या 3 नंबर इस चैप्टर में मिल सकते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि 2 ही टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लेंस, दूसरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और एक लास्ट टॉपिक मैं आपको बता दूं जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, रिफ्लेक्शन। अब आपको 10th में रिफ्लेक्शन पढ़ाया गया था, तो 12th में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता। अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन जानबूझ के जबरदस्ती डाल रहा है, तो वो मूर्ख आदमी है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन जितना मैं याद कर पा रहा हूं इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर फिर भी आपके पास टाइम हो, तो आप यूट्यूब के थ्रू रिफ्लेक्शन का पूरा चैप्टर पढ़ के जाइए, अगर आपके पास टाइम हो तो। टाइम नहीं है तो आप इसको पूरी तरह अवॉइड करें, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। अदरवाइज मैं रिफ्लेक्शन के बारे में आपको सारी बातें बता दूंगा जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी किसी को लगता है कि उसको 10th क्लास का बिल्कुल नहीं पता कि वी क्या होता है, यू क्या होता है, मिरर क्या होता है, तब तो भैया उसको दिक्कत होगी इस चैप्टर के अंदर। यानी मैंने आपको चैप्टर का ओवरव्यू दिया कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो रे ऑप्टिक्स में पहला टॉपिक जो है वो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए कि मेरे पास, समझिएगा, मेरे पास एक सेपरेट करने वाली लाइन है, सेपरेट करने वाली लाइन। सेपरेट करने वाली लाइन को हम इंटरफेस कहते हैं, इंटरफेस। अब ये सेपरेट कैसे कर रहा है? तो मान लो इस तरफ है एयर, एयर है, या फिर इस तरफ मान लो वैक्यूम है। मैं कहता हूं कि इस तरफ एयर है, और मान लो नीचे है पानी, नीचे पूरा पानी भरा हुआ है। तो हवा और पानी के बीच में जो लाइन है उसको हम इंटरफेस कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, रे ऑप्टिक्स में चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 बातें सिखाना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहली बात ये प्यारे बच्चों कि जब भी कोई इंटरफेस होता है, तो इंटरफेस पे एक लाइन खींचा जाता है, लाइन। ये लाइन जो है 90 डिग्री यहां पर बनाता है, इसीलिए इस लाइन का नाम नॉर्मल रखा जाता है, नॉर्मल। तो हमेशा रखना, जब भी आप रे ऑप्टिक्स की स्टडी करते हैं, तो इंटरफेस पे आपको हमेशा एक नॉर्मल बनाना होता है। इस नॉर्मल के बारे में अगर और मैं बातें करूं, तो सपोज करो इन फ्यूचर आप लेंस की स्टडी करेंगे, लेंस। अगर आप लेंस की स्टडी करेंगे, समझना ध्यान से, अगर आप लेंस की स्टडी करेंगे और मान लो कि आपने बोला भाई यहां से ऐसे एक रे जा रहा है, तो आप तब तक स्टडी नहीं कर सकते जब तक आप इस लेंस पे एक नॉर्मल ना बनाओ। नॉर्मल कैसे बनाया जाएगा? देखो, तो एक ऐसे लाइन खींच के, ऐसे बता रहा हूं मैं नॉर्मल कैसे बनाएंगे, जैसे ये लाइन है, ये इंटरफेस है, इंटरफेस, यही तो इंटरफेस है। सोचो, इस तरफ एयर है और इस तरफ ग्लास, ग्लास मतलब शीशा है। जो लेंस है, लेंस बेटा शीशे से बनता है, शीशे से, ग्लास से। तो ये ग्लास और ये एयर है, तो ये वाला जो लाइन है इसको बोलेंगे हम इंटरफेस। जैसे ये एक इंटरफेस है, ये लाइन, दिस लाइन इज इंटरफेस। तो इंटरफेस पे हमेशा नॉर्मल बनाना पड़ता है ताकि हम स्टडी कर पाए। तो आप ये नॉर्मल बनाने की हैबिट डालिए। तो मैंने कहा देखो, ये एयर है और ये ग्लास है, तो ये इंटरफेस है, तो इस इंटरफेस पे एक 90 डिग्री बनाना पड़ेगा हमें, ये, इसको बोलेंगे हम नॉर्मल। तो नॉर्मल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बनाना। अभी मैं नॉर्मल के बारे में और आपको नॉलेज दे दूं प्यारे बच्चों। तो सपोज करो इन फ्यूचर आप प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, प्रिज्म, ये प्रिज्म है। तो जब ये जो एयर है, एयर, और प्यारे बच्चों ये है ग्लास, शीशा, तो ये इंटरफेस है। तो ये जो इंटरफेस है, इसके ऊपर आपको एक लाइन ऐसी बनानी पड़ेगी जो 90 डिग्री पर हो, इसी को हम नॉर्मल कहते हैं। यानी नॉर्मल की नीड हमें हर जगह पड़ेगी। यानी जब भी इस चैप्टर में हम कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो वहां पर हमें नॉर्मल की नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं आपको मिला जुला के सारी बातें पहले ही समझा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के बेसिक्स में हम नॉर्मल की बातें करेंगे। दूसरा ये
कि एक लाइट जो है, एक रे है, रे, वो रे ऐसे एंटर करेगा। जब वो रे ऐसे एंटर करेगा तो आपको नॉर्मल वाले से मैच करना है उसको। इंटरफेस, ये इंटरफेस है, तो इंटरफेस पे नॉर्मल से उसको मीट कराना है ताकि यहां पर एक एंगल बने और उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला करेंगे प्यारे बच्चों। और मेरे प्यारे बच्चों, अब जैसे कि मैं आपको चीज समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जब भी एक रे ऑफ लाइट किसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे गिरेगा, जब भी एक रे ऑफ लाइट किसी पॉइंट पर गिरेगा, तो वहां पर बातों को समझना क्या क्या होता है। यहां पर इस रे ऑफ लाइट का कुछ हिस्सा ऐसे सेम एंगल पे, अगर ये एंगल आई है तो आई एंगल बनाते हुए ही, जितना एंगल आई है सेम एंगल बनाते हुए ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे प्यारे बच्चों। और ये जो लाइट गिरा है तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, तो इस बात को समझिएगा। आप ऐसे फील कीजिए कि अगर ये 100 जूल की एनर्जी लेके आ रहा है, एग्जांपल के तौर पे, अगर इंसिडेंट रे के पास 100 जूल की एनर्जी है, तो ऐसा हो सकता है कुछ हिस्सा इसका रिफ्लेक्ट हो जाए, इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाए, यानी कि 100 में से मान लो 15 रिफ्लेक्ट हो गया, 100 में से मान लो 50 रिफ्लेक्ट हो गया, 100 में से मान लो 70 रिफ्लेक्ट हो गया। कुछ हिस्सा यहां पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, समझिएगा। लाइट का कुछ हिस्सा यहां पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब। लाइट का कुछ हिस्सा यहां पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और लाइट का कुछ हिस्सा ऐसे टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा। एक्चुअली में इस रे ऑफ लाइट को जाना ऐसे था प्यारे बच्चों, ऐसे। इस रे ऑफ लाइट को जाना ऐसे था, लेकिन वो रास्ता खो चुका है, इस तरफ आ गया। तो प्यारे बच्चों, अगर रास्ता बदल जाए, एक्चुअली में सीधा जाना था इसको, ये रास्ता बदल गया, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जब भी एक रे ऑफ लाइट किसी इंटरफेस पे जाएगा, तो वो रिफ्लेक्ट भी होगा, रिफ्रैक्ट भी होगा, तो और एब्जॉर्ब भी होगा, तीनों चीजें एक साथ होती है। लेकिन प्यारे बच्चों, हमारे सिलेबस में 99% पार्ट रिफ्रैक्टेड रे के बारे में ही पढ़ना है। इसीलिए जो हमारा टॉपिक होगा प्यारे बच्चों, जो भी हमारा नया टॉपिक होगा, उसका नाम होगा रिफ्रैक्शन। अब मेरे सुंदर बच्चों, यहां पर कुछ बातें आपको अपने दिमाग में डाल लेनी है। क्या बातें दिमाग में डालनी है कि अगर कोई इंटरफेस होता है, तो पहला मीडियम जो है मीडियम 1, इसको M1 बोलेंगे, मीडियम 1, और ये होगा मीडियम 2। अब मीडियम 1 के पास ना एक पॉइंट, एक नाम होता है N1। चलो M1, ये M1 M2 हटाओ, सिंपल मैं बोल रहा हूं, मान लो यहां पर है एयर और यहां पर है H2O, या एयर की जगह पर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि, जैसे एग्जांपल लेता हूं, चलो मान लो ऊपर की तरफ है, कुछ भी हो सकता है। मान लो किसी ने भाई दही डाल दिया, दही का एग्जांपल घटिया लग रहा है, कोई बात नहीं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है। मान लो किसी ने तारपीन डाल दिया, किसी ने पेट्रोल डाल दिया, कुछ भी हो सकता है, ऊपर कुछ भी हो सकता है, नीचे कुछ भी हो सकता है। तो मान लो कि पहला मीडियम है, तो उसको बोल रहे हैं N1, जहां पर N1 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब कई लोगों को दर्द होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो उस दर्द को दबा लो अपने ही अंदर, कोई बात नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्यारे बच्चों 10th क्लास में था, आप बोलोगे सर आप फिर भी एक बार बता दो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, मीडियम को। जैसे मैंने कहा यहां पर एयर है, एयर, तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये 1 हमें बताएगा कि ऊपर एयर है। मान लो पानी है, जैसे ये मैं कहता हूं नीचे पानी है, तो इसके लिए कुछ वैल्यू होगी। तो अलग अलग मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मीडियम की जानकारी देता है कि मीडियम क्या है। तो मान लो यहां पर एयर है, हमने कहा कि भैया या कोई मीडियम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N1 बोल रहे हैं, और कोई दूसरा मीडियम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम N2 बोलेंगे। तो बेटा ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम। अब यहां पर हम 3-4 केस पढ़ेंगे। 3-4 केस में मेरा पहला केस है। सबसे पहला रूल कि आप नॉर्मल बनाओगे। अब प्यारे बच्चों, एक इंसिडेंट रे आएगा और वो जो है ना ऐसे हो जाएगा। अब ये ऐसा क्यों हुआ, इसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हमें पढ़ना ही है सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन के बारे में। तो हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। रिफ्रैक्शन में क्या होता है प्यारे बच्चों, रास्ता बदल जाता है। अब रास्ता क्यों बदल जाता है, मैं जितने भी पॉइंट्स आपको बोल रहा हूं, ये आप नोटबुक में कहीं ना कहीं लिख लेना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। पहली बात, व्हाट इज रिफ्रैक्शन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, तो मत लिखो, कोई बात नहीं। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है चेंज इन पाथ, जो रास्ता है वो बदल गया। तो रास्ता क्यों बदला, उसके पीछे रीजन है। पहले वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब पहले वो एयर में था। एयर मतलब ये है रेयर मीडियम, इसको बोलते हैं रेयर मीडियम। रेयर मीडियम का मतलब होता है ऐसा, मान लो ये खुला मैदान, पहले ये खुले मैदान में था, अब ये पहुंच गया है पानी के अंदर, इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, यानी यहां पर क्या कंडीशन लग रहा है कि N1 जो है छोटा है N2 से, यानी N2 डेंसर मीडियम है, डेंसर भारी है। समझ पा रहे हो। तो प्यारे बच्चों, हुआ क्या, जब हमारा लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है, तो उसका स्पीड कम हो जाता है, यानी कि यहां पर इसका स्पीड जो है डिक्रीज हो गया, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो गया। अगर स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाएगा तो उसका रास्ता भी चेंज हो जाएगा। तो स्पीड चेंज होने की वजह से लाइट का रास्ता बदल जाता है। अब प्यारे बच्चों, यहां पर एक और बात मैं आपको समझा दूं कि जब मीडियम चेंज हो रहा है, हवा से डेंसर मीडियम में आ रहे हैं, तो स्पीड भी डिक्रीज होता है और बेटा वेवलेंथ भी डिक्रीज होता है। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे हमें वेवलेंथ के बारे में नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं, एक वेव का जो लेंथ होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं। लाइट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसका जो वेवलेंथ है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहता है। तो ये सारी बातें ध्यान रखना कि जब लाइट अपने मीडियम को चेंज करता है तो स्पीड डिक्रीज होगा, वेवलेंथ डिक्रीज होगा। वेवलेंथ, ये लैम्डा जो है बेसिकली प्यारे बच्चों, ये वेवलेंथ है, और प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, ध्यान रखना। अब प्यारे बच्चों, यहां पर कुछ चीजें मैं आपको समझाऊं।
अगर आप इतनी सी बात जान गए तो यहां पर एक पॉइंट नोट कर लेना कि ऐसा डायग्राम में ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, और यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, उससे बड़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये बड़ा क्यों होगा वो डायग्राम से देखने में ही पता लग रहा है कि ये एंगल काफी बड़ा होगा लेकिन ये छोटा हो गया है, क्योंकि जो लाइट है, लाइट ऐसे मुड़ गया है, लाइट कोने में दब सा गया है, तो ये एंगल बड़ा होता है, ये एंगल छोटा होता है। अब प्यारे बच्चों यहां पर कुछ और बातें मैं आपको सिखा दूं। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि ऊपर किसी ने पानी रखा हो, यानी ऊपर किसी ने डेंसर रखा हो और नीचे किसी ने हवा रखा हो, रेयर। तो इस केस में क्या होगा समझिए, सबसे पहले नॉर्मल बनाओ और ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन जैसा हम जानते हैं केस पलट गया तो लाइट भी उल्टा भागेगा, यानी यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा, रिफ्रैक्शन बड़ा होगा, क्योंकि ये डेंसर है और ये रेयर है। यानी यहां पर जो n1 इसको मानेंगे और n2 इसको मानेंगे, तो इस केस में n1 बड़ा है n2 से, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू सेकंड मीडियम। फिर प्यारे बच्चों यहां पर एक थर्ड केस आता है। अब वो थर्ड केस काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। वो थर्ड केस ऐसा है कि अगर ये हमारे पास इंटरफेस है, प्यारे बच्चों ये हमारे पास है इंटरफेस, और ये है मेरा नॉर्मल, और किसी के अंदर कीड़ा है छोटे छोटे, और उसने कहा कि मैं लाइट को नॉर्मल के पैरेलल रखूंगा, नॉर्मल के ऊपर रखूंगा लाइट को ऐसे। तो अगर प्यारे बच्चों लाइट अगर सीधी ऐसे आएगी तो वो सीधी ही निकल जाती है। यहां पर आपको क्या दिखाई देगा कि अगर लाइट को आप सीधा डालोगे तो सीधा ही निकल जाएगा। तो हम लोगों ने 3 केस पढ़ा। अब इन तीनों केस में हमने क्या सीखा कि रिफ्रैक्शन का मतलब होता है पाथ का चेंज होना, और पाथ कैसे कैसे चेंज हो रहा है ये समझिए। एक बार है कि जो लाइट का रे है, लाइट का रे, ये लाइट का रे जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल आया है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स, समझिएगा ध्यान से, मैं जो जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूं वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट का जो रे है टुवर्ड्स द नॉर्मल आया है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो इस केस में लाइट का रे जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल, नॉर्मल से अवे है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अब कई लोग कहते हैं कि एग्जाम में, पहले समझना, कई लोग आपसे कह सकते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बता दो मालिक। तो भाई लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है पहला लॉ? कि जो आपका इंसिडेंट, समझना, लॉ सुन लो पहला, जो आपका इंसिडेंट रे है, जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है, जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, और ये जो पॉइंट है, पॉइंट जहां पर लाइट गिरती है, मैं लिख देता हूं, कोई बात नहीं, मुझे लिखने में कोई दिक्कत नहीं, लॉ समझ लो। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, मैं रे लिखूंगा, एंगल नहीं रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, आप फुल फॉर्म खुद लिखना, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई, लाई मतलब होना, यहां पर लाई का मतलब होना, ऑल लाई इन सेम प्लेन, इन सेम प्लेन। तो पहला लॉ यही है जो एग्जाम में कभी नहीं आएगा कि भैया इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और पॉइंट ये सब एक ही प्लेन में है, सब एक ही जगह पे, सब एक ही जगह पे। दैट इज पहला लॉ। अब सेकंड लॉ ऐसा है, अगर सेकंड लॉ आपने नहीं सीखा, अगर आपने सेकंड लॉ नहीं सीखा तो आपको पूरे चैप्टर में दर्द होगा, और बिलीव मी वो दर्द इतना गहरा होगा कि वो घाव बनेगा पहले, फिर नासूर, मजाक नहीं कर, नासूर समझते हो बेटा, आए नहीं आज, ठीक है चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो हम लोगों ने क्या बातें करी कि पहला लॉ है रिफ्रैक्शन का कि सारे पॉइंट एक साथ होते हैं। दूसरा लॉ बहुत ही गजब, बहुत ही गजब, ये तो ऐसा है कि दर्द देके जाएगा आपको अगर नहीं सीखा तो। दूसरा लॉ ये होता है कि मान लो एक लाइट ऐसे गया और ऐसे मुड़ गया, हाँ हो सकता है। अब यहां पर है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां पर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। तो जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है समझिएगा, सेकंड लॉ का नाम भी बताऊंगा और सब कुछ बताऊंगा। सेकंड लॉ कहता है कि जो n1 है उसको i के साथ मल्टीप्लाई करना है। सर ये तो बड़ा आसान है, n1 लेकिन साइन के साथ i, और वो इक्वल होगा n2 को r से मल्टीप्लाई करना है। सर आपने कहा था दर्द होगा, मुझे दर्द नहीं हुआ, इट मींस यू आर एक्सपीरियंस्ड, इट्स वेरी सिंपल। मतलब तुम लोगों ने पहले भी ये पढ़ रखा है इसीलिए। तो n2 n1, कोई बात नहीं, n1 sin i, देखो मतलब n1 को पहले मीडियम को i के साथ मल्टीप्लाई करना है, दूसरे मीडियम को r के साथ, यानी ऊपर वाले का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले का नीचे से मल्टीप्लाई, और यहां पर sin r लिखना है, लिख देता हूं कोई बात नहीं, sin का r, यानी कि n1 sin i n2 sin r के बराबर। तो यहां से हमें क्या समझ में आता है, इसी का नाम है स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। तो व्हाट इज स्नेल्स लॉ? तो भैया स्नेल्स लॉ कुछ नहीं होता, इसको लिखने का तरीका ऐसा भी होता है, कई बार देखो इसको ऐसे लिखते हैं कई बार, sin i अपॉन में sin r इज इक्वल टू n2 बाई n1, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, n1 को यहां भेज देंगे, sin को यहां भेज देंगे, तो sin i बाई sin r इज n2 बाई n1, यही स्नेल्स लॉ है। आप कई लोग बोलेंगे सर आपने इसकी डेफिनेशन नहीं लिखवाई, अरे लिख लियो भाई, कैसे लिखेगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और इसको ना कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट के n2 बाई n1 एक कांस्टेंट आएगा, सोचो n2 नंबर है 4, n1 भी नंबर है, नंबर से नंबर को डिवाइड करोगे तो कांस्टेंट आएगा। ए यार मान ले n2 की वैल्यू 4 है, n1 की वैल्यू 2 है, तो डिवाइड करेगा तो क्या आएगा 2,
जो कि कांस्टेंट होगा। तो कई लोग ऐसे बोलते हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ, देखो रेशियो बोल दे रहा हूं, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विथ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। सिंपल डेफिनेशन, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। अदरवाइज मैं नोट्स आपको पास मिल ही जाएगा, नोट्स बहुत है आपके पास, ऐप पे, वेबसाइट पे, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में नोट्स ही नोट्स है, आप नोट्स से इसकी डेफिनेशन देख सकते हो। मेरा काम है मेन आपके दिल में, दिमाग में और हर जगह घुस जाना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप प्लीज इसे नोट करो, फर्स्ट लो, सेकंड लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट, हमने अपने सारे कोर्सेज जिसके अंदर आपको सारे नोट्स सब कुछ मिल जाएगा, सारा मटेरियल मिल जाएगा। कोर्सेज में मतलब जिसमें आपको लेक्चर्स मिलेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेगी, तो बहुत सारी चीज़ें 149 में, और आप लाइव नहीं भी लेते हो तो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। 149 रुपीज़ में हमने सारे बैचेस कर दिए। जाओ अभी के अभी कोई भी बैच ज्वाइन कर लो, सब में लेक्चर्स हो रहे हैं, सब में बहुत मेहनत चल रही है, और लेटेस्ट बैच है जिस पे न्यू 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 लिखा होगा, वो सारे हमारे लेटेस्ट बैच है। अगर आप लाइव मिस कर चुके हो तो उसकी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो, और फ्यूचर में जो आने वाले लाइव है उसको अटेंड कर सकते हो। तो फटाफट जाओ मुझे सपोर्ट करने के लिए। गुरु दक्षिणा सिर्फ 149 रुपीज़, मेरे बैच खरीद के मुझे गुरु दक्षिणा आप दे सकते हो मुझे सपोर्ट करने के लिए। लव यू ऑल। मतलब अब बस खरीद लो कि सर को सपोर्ट मिल जाएगा, सर के अकाउंट में कुछ पैसे चले जाएंगे, सर को हैप्पी फील होगा, बस इसलिए खरीद लो। बाकी उससे फ़ायदा भी आपका बहुत होगा, आपको पीडीएफ पीपीटी बहुत सारी चीज़ें उसमें मिल जाएगी, और रिकॉर्डेड मिल जाएगा, आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगी। मतलब बहुत ही गजब है। मुनील सर ऐप पर जाना है, मुनील सर ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लव यू ऑल। मेरे सुंदर सुंदर बच्चों, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान दो। अब एग्जाम में जब ये सब चीजें हम पढ़ लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, फिर ये छोटी मोटी बातें, तो एनसीईआरटी में अगला जो टॉपिक है वो क्या है समझना। एनसीईआरटी में कहा गया है कि बच्चों को ये पढ़ाओ कि अगर एक ग्लास का स्लैब है, अब कई लोग कहेंगे सर हमें ग्लास स्लैब के बारे में नहीं पता है। तुम्हें क्या क्या पता है वो मुझे नहीं पता है, इस चीज को समझो। एक बच्चा कह रहा है सर आप बहुत मस्ती में हो, फिर सब हंसने लग गए 11th में। फिर कह रहा है, फिर एक बच्चे ने कहा सर आपको मस्ती का मतलब नहीं पता क्या? मैंने कहा इसका भी मतलब होता है। मैं बड़ा अंदर से हिल गया, मैंने कहा इसका भी कोई मतलब है? फिर मुझे पता नहीं चला। देखो तुम्हें भी नहीं पता ना, तुम में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता ना। तो मतलब अब जो हमारी नई जनरेशन है जो पैदा हो रहा है, जैसे मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ, वो नर्स को देख रहा है, इतनी तेज बच्चे, इतनी तेज, कि इसी ने मेरे हाथ खींचे थे, इसी ने मेरे गर्दन पकड़ी थी, इसलिए देख रहा है उसको, ठीक है समझो। और इसी ने चेक किया था कि मैं लड़का हूं कि चलो 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 गाइस, थोड़ा मजाक हो गया, आगे बढ़ते। अब देखो स्लैब क्या होता है समझिएगा। जैसे ये स्लैब है, ग्लास का स्लैब, तो एनसीईआरटी में बोला गया बस बता दो बच्चों को ग्लास का स्लैब होता है, और इस स्लैब में देखना ये है एयर, और एग्जाम में नहीं आता इन सब में क्वेश्चन, सुन लो। एयर, फिर ये ग्लास शीशा, मतलब ये N1, तो ये N2, फिर से N1, N1 N2 N1। तो कहता है कि पहले तो नॉर्मल बनाओ, चलो ये है नॉर्मल। यहां पे मान लो इसमें बोला गया कि एक लाइट आया, ओके आ गया। अब ये लाइट ऐसे मुड़ गया जी, टेढ़ा हो गया जी, टेढ़ा क्यों होगा सबको पता है, मीडियम चेंज हुआ है, टेढ़ा हो गया। अच्छा जी, फिर यहां पे नॉर्मल बनाया, नॉर्मल, क्योंकि हर पॉइंट पे आपको नॉर्मल बनाना पड़ता है, नॉर्मल। तो यहां भी नॉर्मल बनाया, यहां भी नॉर्मल, अरे इंटरफेस पे नॉर्मल बनाना पड़ता है, ओके। तो जो लाइट है ऐसे आया, फिर वो टेढ़ा हो गया, अब क्या होगा, अब दोबारा मीडियम चेंज हुआ, तो ये लाइट ऐसे हो जाता है, ऐसे। तो देखो लाइट जो टेढ़ा क्यों हुआ, तो लाइट जो टेढ़ा हुआ है उसके पीछे रीजन है रिफ्रैक्शन। अब प्यारे बच्चों यहां पर एक खास बात ध्यान रखना आपको बहुत डिटेल में, कि एक्चुअली में ये जो लाइट है, लाइट एक्चुअली में लाइट कैसे जा रहा था, देखो एक्चुअली में लाइट ऐसे जा रहा था, जिसे मैं डॉट से दिखा रहा हूं, वो ऐसे जाना चाह रहा था, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से वो ऐसे हो गया। तो एक्चुअली में शिफ्ट है, शिफ्ट, इसका नाम है लेटरल शिफ्ट, और आपको इतना ही बताने के लिए कहा गया है बस, लेटरल शिफ्ट, इसी को लेटरल शिफ्ट कहते हैं। यानी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो लाइट है ऐसे हो गया, शिफ्ट हो गया, एक्चुअली में उसको ऐसे जाना था, तो ये जो डिस्टेंस है इसी को लेटरल शिफ्ट कहते हैं बस। हमारी जो नई एनसीईआरटी है उसके अंदर इसके ऊपर कोई डेरिवेशन नहीं दिया, इसके ऊपर कोई बात नहीं की गई है, तो हम सिर्फ इतना ही पढ़ा के आपको छोड़ देंगे, बिकॉज वी फॉलो एनसीईआरटी। और इसके ऊपर अगर आपने प्री बोर्ड मिड टर्म दिया होगा तो एक कोई पूछने भी झांकने भी नहीं गया होगा, और पीयूआईक्यूज भी नहीं मिले होंगे आपको इसके ऊपर, आई कैन लिखित गारंटी, समझो। अब प्यारे बच्चों ये वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है, बस हमें जानना था लेटरल शिफ्ट क्या होता है। अब प्यारे बच्चों अगला जो इसमें टॉपिक होता है वो होता है प्यारे बच्चों एपरेंट एंड रियल डेप्थ, एपरेंट एंड रियल डेप्थ, जिसने पहले पढ़ रखा है इसका फॉर्मूला निकाल के रख लो, ठीक है। अब एपरेंट और रियल डेप्थ क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। सपोज करो प्यारे बच्चों, सपोज करो कि आप मछली मारने के शौकीन हो, क्या मारने के शौकीन हो, मछली, और मछली को कौन खाता है, बिल्ली, कौन खाता है, क्या यार, सुनो मेरी बात सुनो, आप सुनो। सपोज करो ये नदी है, तालाब है, कुछ भी है, समझना बेटा, ये नदी तालाब है, और नदी तालाब के अंदर बेटा पानी भरा हुआ है, ओहो हो, ये पानी भरा हुआ है, और आपको यहां पर मछली दिखाई दी, आपने कहा ओहो हो ये मछली है, ये मछली आपको दिखाई दिया, और आपने सोचा कि मैं इस मछली को कैप्चर कर लूं, तो आप एक गलत फहमी में हो।
अगर आपको मछली यहां दिख रहा है ना बेटा, अगर आपको मछली यहां दिख रहा है तो ये असली में मछली की पोजीशन नहीं है। इस बात को समझो, अगर आपको यहां दिख रहा है तो ये असली पोजीशन नहीं है। सर समझ नहीं आया, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर मछली आपको यहां दिख रहा है तो इसका यह मतलब हो सकता है कि मछली थोड़ा और नीचे हो, कहीं यहां हो। समझो इस बात को। जहां पर आपको मछली दिखाई देगा एक्चुअली में वो होता है एपरेंट डेप्थ। एपरेंट, एपरेंट से मतलब है जो अपीयर हो, नकली, इसको बोलते हैं नकली, नकली डेप्थ। अगर आपको मछली यहां दिखाई दे रहा है, समझना, अगर आपको मछली यहां दिखाई दे रहा है तो समझना वो नकली डेप्थ है, वहां पर मछली है नहीं। तो हमें सीखना है नकली और असली डेप्थ क्या होता है। तो नकली और असली डेप्थ को समझाने के लिए मैं आपको बहुत ही बढ़िया से रे डायग्राम से समझाता हूं। सपोज करो प्यारे बच्चों, हमारे पास ये कोई कंडीशन है और यहां पर कोई मछली है, जमीन, बिल्कुल मान लो जमीन के तले पर मछली है, यहां पे। अब यहां पर मछली है, तो देखना समझना, यह है इसका इंटरफेस, ये इंटरफेस है। अब देखो, मान लो मछली से एक रे ऑफ लाइट निकली, ये रे ऑफ लाइट ऐसे निकली, और ये जो रे ऑफ लाइट है अब यहां पर इंटरफेस है, तो इंटरफेस पे हमें नॉर्मल बनाना पड़ता है। नॉर्मल, ये नॉर्मल है हमारा, नॉर्मल, नॉर्मल। बेटा जब भी ये इंटरफेस आएगा तो इंटरफेस पे एक 90 डिग्री बनाना पड़ता है। तो देखो, मछली से लाइट निकला, अब ये लाइट ऐसे मुड़ जाएगा। सर मुड़ क्यों जाएगा? अरे मीडियम चेंज हो गया। ये आपका पानी है, डेंसर मीडियम, और वो है रेयर मीडियम। तो बेटा ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो मीडियम चेंज होने की वजह से क्या हुआ, इसको फील करना। जो रे ऑफ लाइट ऐसे गया, जो रे ऑफ लाइट ऐसे गया, अब वो रे ऑफ लाइट ऐसे हो गया। जो रे ऑफ लाइट ऐसे गया, वो रे ऑफ लाइट ऐसे हो गया। अब यहां पर क्या खास बात है, ये समझते हैं ध्यान से, कि आपकी आंखें यहां पर होती है, आप नदी के बाहर होते हो, तो आपकी आंख में रे ऑफ लाइट गया, तो आंख को ऐसा लगता है कि लाइट सीधा है, तो आपको एक्चुअली मछली यहां दिखाई देगा, क्योंकि आपकी आंख जो है ना उसको सीधा फील होता है, तो आपको मछली यहां दिखाई देगा। समझ पाए? तो हमारा रे ऑफ लाइट टेढ़ा हो गया, तो टेढ़े लाइन के सीधे में मछली दिखाई देता है। तो देखो ये इसका रियल डेप्थ है, समझना, ये इसका रियल डेप्थ है, रियल, इसको बोलते हैं रियल डेप्थ। रियल डेप्थ को मान लो मैंने एच बोल दिया, कैपिटल एच, ये इसका रियल डेप्थ है प्यारे बच्चों, थिकनेस, ये रियल डेप्थ है। और प्यारे बच्चों ये जो छोटा सा है, स्मॉल एच बोल दो, ये इसका नकली एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। और प्यारे बच्चों यहां से यहां के डिस्टेंस को शिफ्ट कहा गया है, शिफ्ट। तो एक्चुअली में जब आप मछली मारने जाओगे, जब आप मछली मारने जाओगे तो आपको मछली यहां दिखाई देगा, आप भाला यहां पे चलाओगे, और जब यहां पर पानी हिलेगा तो असली वाला मछली भाग जाएगा। तो अक्सर ऐसे होता है, हमें लगता है ये रहा मछली, हम हाथ डालते हैं, हाथ में मछली नहीं आता, क्योंकि मछली वहां था ही नहीं। तो हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने ये समझा कि रियल में अगर मछली यहां है तो रे ऑफ लाइट हो जाती है टेढ़ी, तो टेढ़ा होने की वजह से मछली हमें सीधा दिखाई देगा यहां पे। आंखों को, आंखों के लिए लाइट सीधी होती है, तो आंखों को यहां दिखाई देता है। इसी को बोलते हैं हम, ये जो डेप्थ है, ये जो गहराई है समुद्र, मतलब जमीन से जो गहराई, उसको नकली डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, और यहां से लेके यहां तक ये है असली, असली डेप्थ। तो प्यारे बच्चों हमें एनसीईआरटी में इसकी डेरिवेशन अभी नहीं दी हुई है, ठीक है ना, लेटेस्ट एनसीईआरटी में इसकी डेरिवेशन नहीं है, तो हम सिर्फ फॉर्मूले की बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहां पर जो ये एच होता है, एच, एच, स्मॉल एच, यानी जो एपरेंट डेप्थ है, कोई फॉर्मूला बता सकता है मुझे? एनीवन कैन टेल मी द फॉर्मूला? बिकॉज यू नो मैं डेरिवेशन करूंगा तभी फॉर्मूला एकदम एग्जैक्ट आएगा। तो एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला बताओ मुझे कोई फटाफट, नहीं पता किसी को? एन रेरर अपॉन में एन डेंसर इनटू में कैपिटल एच, एन रेरर अपॉन में एन डेंसर अपॉन में कैपिटल एच। सर ये रेरर क्या है? मैं सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। देखिए रेरर ये होता है जो बाहर का, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम, रेरर मतलब बाहर वाला, और एन डेंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर, डेंसर मतलब भीड़ वाला। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेरर अपॉन में डेंसर, और एच ये रियल डेप्थ, रियल डेप्थ। यानी अगर आपको कभी भी एपरेंट डेप्थ निकालना हो तो रियल डेप्थ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, और ये है एपरेंट डेप्थ, यानी नकली डेप्थ का फॉर्मूला है ये। और प्यारे बच्चों अगर आपको कभी शिफ्ट निकालना हो, शिफ्ट, शिफ्ट का फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे? शिफ्ट का फॉर्मूला बता सकता है कोई मुझे? एच कॉमन 1 माइनस एन रेरर अपॉन में एन डेंसर, ये बेटा शिफ्ट। जहां पर एन आर का मतलब क्या है देख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर, एन डी का मतलब क्या बता दे रहा हूं आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर। ये रेरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये शिफ्ट क्या होता है? शिफ्ट मतलब मछली कितना पोजीशन ऊपर नीचे, शिफ्ट क्या है? ये डिस्टेंस बीच का, इनके बीच के डिस्टेंस को हम शिफ्ट बोलते हैं। तो ये शिफ्ट का फॉर्मूला है और ये एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला है। यानी एपरेंट डेप्थ निकालने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रियल डेप्थ आपको पता होना चाहिए। आप प्लीज नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो मेरे सुंदर बच्चों प्लीज ध्यान दो, इस मतलब कुल मिलाकर अगर आप फॉर्मूले याद रखते हो, और मैं जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा, या मैं न्यूमेरिकल वैसे बहुत करवा चुका हूं, यूट्यूब पर सारे न्यूमेरिकल्स ही पड़े हुए, आपको मेन कॉन्सेप्ट आना चाहिए एनसीईआरटी में क्या क्या बात है। देखो कई लोग कहते हैं सर हम कितना ही पढ़ ले हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। अगर एग्जाम में कभी भी डर लगे तो एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स आपको आते हैं कि नहीं आते, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स आते हैं तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जा सकते हो, क्योंकि आपको ये पता है कि आपको आपका सिलेबस आता है। जितना आप कर सकते थे उतना करके आप जा रहे हो, आपको ये पता है। कई बार हमें भी टेंशन होती थी, एग्जाम हम देने जाते थे कि भाई कुछ अलग आ गया,
कुछ गड़बड़ आ गया तो क्या करेंगे? तो मैं सोचता था कि भाई मेरे हाथ में क्या है, उतना ही तो मैं कर सकता हूं। मेरे हाथ में है कि मैं अपना सिलेबस करके जाऊं, प्रैक्टिस करके जाऊं। उसके अलावा अगर मैं ओवर थिंक कर रहा हूं, टेंशन ले रहा हूं, तो फिर मैं बेवकूफ। लॉजिकली सोचो, आप सिलेबस करके जा रहे हो, आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो, उसके अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं था, आप अपनी पूरी कोशिश करके जा रहे हो। तो कोशिश के बाद भी अगर आप टेंशन ले रहे हो तो यू आर मूर्ख। क्योंकि हम ये सोचते थे कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, और ये सोचना भी चाहिए जब आप अपनी पूरी मेहनत करके जा रहे हो तो। अब प्यारे बच्चों, इसके बाद अपने चैप्टर में सीधा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अपनी एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं हम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और पूरी इंडिया का सिलेबस एनसीईआरटी से ही मैच करता है, ऑलमोस्ट 90% तक, 95% तक, कोई भी बोर्ड उठा लो आप। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है प्यारे बच्चों, ये समझते हैं। देखो, आपको लगेगा मैंने गलती की है, बट सच में यहां पर रिफ्लेक्शन ही लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन। एक्चुअली में होता क्या है प्यारे बच्चों, एक एक्सपेरिमेंट से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये इंटरफेस है, और यहां पर यह है रेयर मीडियम। रेयर मतलब जहां पर हवा जैसी बात हो। और प्यारे बच्चों यह है डेंसर मीडियम, जहां पर पानी जैसी बात हो, डेंसर मीडियम। अब प्यारे बच्चों यह है नॉर्मल। मैं यहां पर बहुत सारे केस ले रहा हूं, मैंने बहुत सारे केसेस लिए हैं जो मैं आपको बताऊंगा। पहले केस में क्या है प्यारे बच्चों, जब हमने लाइट को ऐसे भेजा, समझना, जब हम लाइट को ऐसे भेजा तो हमने पाया कि लाइट ऐसे मुड़ जाता है, क्योंकि लाइट जो है डेंसर से रेयर जा रहा है, तो लाइट ऐसे मुड़ जाता है। तो हमारे मन में ना ख्याल आया, क्या ख्याल आया कि चलो, जैसे ये है हमारा, देखो ये जो एंगल है आपको दिख रहा होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमारे मन में ना ख्याल आया कि चलो थोड़ा मस्ती करते हैं। तो मस्ती करने के लिए मैंने क्या किया, इस एंगल को थोड़ा बढ़ा दिया। समझो, जैसे ये एंगल अभी छोटा है, दिख रहा होगा आपको, छोटा है, इस एंगल को हमने बढ़ाया। इस एंगल को बढ़ाने से हमें पता लगा कि लाइट जो है, लाइट वो झुक गया ऐसे। क्योंकि देखो, अगर ऐसे समझो, अगर आप यहां का बढ़ाओगे तो ये ऐसे झुकेगा। अरे यार, अरे यार, देखो इसको फील करो। अगर हम, समझना, अगर हम इस एंगल को बढ़ाएंगे, इस रे ऑफ लाइट को थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे, तो ये वाला और नीचे आएगा। तो जब हमने यहां का एंगल बढ़ाया तो वो ऐसे, देखो ऐसे हुआ है। इसको आप ऐसे ले गए तो ऐसे हो गया, देखो ऐसे, समझ पा रहे हो? ये अगर ऐसे गया तो ये ऐसे आ गया। तो यहां पर 90 डिग्री बन गया, और यहां पर इसको बोलते हैं ग्रेजिंग कंडीशन, ग्रेजिंग, ग्रेजिंग, कि लाइट जो है सरफेस के ग्रेज हो गया, ग्रेजिंग। अब प्यारे बच्चों यहां पर एक चीज आप ध्यान रखना, कि ये जो एंगल है, जिस पर ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो इसका नाम रखा गया क्रिटिकल एंगल, आईसी। आईसी मतलब क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। अब ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। अरे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया, यहां पर रिफ्रैक्शन एंगल होता है, ये रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। समझो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल इफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर। लाइट डेंसर से रेयर पे जा रहा है, ये डेंसर है बेटा, डेंसर, ये डेंसर है। अब तीसरा केस देखो क्या होगा। तीसरा केस, तीसरा केस देखिए। तीसरे केस में मेरे मन में शैतान बैठ गया। शैतान ने बोला थोड़ा और बढ़ा दे। मैंने इस एंगल को और बढ़ा दिया, मैंने ऐसे कर दिया, ले बढ़ा दिया। यानी हम यहां पर जो मेरा एंगल है उसको मैं आई बोल रहा हूं, ये मेरा जो आई है वो बड़ा है क्रिटिकल एंगल से, आईसी से। अब आईसी से भी बड़ा एंगल है, मेरा वाला आई क्रिटिकल से ही बड़ा है, तो ये नीचे अंदर ही आ गया। नहीं समझे मेरी बात को? ये अंदर ही ऐसे, अबे यार, ये ऐसे, हाँ नहीं, हाँ, तो ये जो लाइट है अंदर ही आ गया। कहा गया? अंदर। यू से अब अंदर ही आ गया। देखो पहले क्या था, लाइट बाहर था, फिर आया सरफेस पे, अब लाइट अंदर आ गया। इसी को बोलते हैं TIR, तीर। जो इस टॉपिक को पढ़ के नहीं जाएगा वो ले रहा है तीर। क्या ले रहा है? तीर। मजाक नहीं कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको TIR बोलते हैं। तो TIR कब हुआ? जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, और लाइट का कंडीशन क्या है, डेंसर से रेयर। तो TIR की डेफिनेशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई रिक्वेस्ट कि जो बच्चे भी मुझे देख रहे हैं और जिनको आता है, या फिर जो कहीं से सर्च मार रहे हैं, कमेंट में लिख देना कि सर TIR का डेफिनेशन ये है। TIR की डेफिनेशन क्या है? व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एट द एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, लाइट कम्स बैक इन द सेम मीडियम, दिस इज कॉल्ड तीर। जो दिसंबर तक तुमने लिया है, अगर पढ़ाई नहीं किया, अगर पढ़ाई नहीं किया है तो लव यू ऑल। देखो, तुम मेरी जान हो, तुम मेरी धड़कन हो, तुम मेरा प्राण हो। किसी को बुरा लगे तो प्लीज उसे पेपर पे लिखना, पेपर पे लिख के, और उसको ऐसे ऐसे गोल करना, अपने हिसाब से करना गोल, मतलब थोड़ा अपने हिसाब से देख लेना कि क्या कंफर्टेबल है, उसे गोल करके और तकिया के नीचे रख देना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर किसी को बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी गाइस, मजाक कर रहा हूं, तुम मेरी जान हो और तुम मेरी हंसी मजाक समझ रहे हो। लव यू ऑल। लड़का लड़की सब बराबर। मेरे सुंदर बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बहुत सारे एप्लीकेशन है, समझना। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ तीर। जैसे तीर का पहला एप्लीकेशन तो रामायण और महाभारत में पता लग गया होगा आपको। चलो छोड़ो, मजाक कर रहा हूं। एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एप्लीकेशन क्या क्या होता है? देखो, सजावट, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। सजावट में बहुत जगह इस्तेमाल होता है, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये पहला है टोटल रिफ्लेक्टिंग, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स। ये जो प्रिज्म है इनका नाम है टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। यहां पर आपको एक चीज दिखाऊंगी, डायग्राम आपको सेम टू सेम याद करना है। जैसे कोई प्रिज्म है, इनके एंगल्स भी आपको याद रखना है, एंगल्स। ये सारे एंगल्स के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं आज के टाइम पर।
तो एंगल बहुत सिंपल याद करना, 45 45 90, 45 45 90, समझ रहे हो? तो यहाँ 45 होगा, यहाँ 45 और ऊपर 90 होगा, पर यह जगह नहीं था तो छोटा बना दिया, एक्चुअली में ऐसा होगा। ये नहीं समझे मेरी बात? चलो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप सुन लो। अब ध्यान रखना प्यारे बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आपको टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बनाना है, और बनाना कब है? जब पहला केस, इसको ए कितना है बेटा? इसको बोलते हैं डेविएशन थ्रू 90 डिग्री। पहला केस बता रहा हूं, पहला है ए वाला केस का नाम क्या देख लो, ए का नाम है लाइट रे डेविएटेड, समझ लो, रे डेविएटेड बाय 90 डिग्री। यहां पर लाइट को 90 डिग्री से डेविएट किया गया, कैसे देखो, पहले ए भी ऐसे था, अब ए भी ऐसे है, तो दोनों में 90 बन रहा है, कैसे इकट्ठे बनाओ, देखो पहले ऐसे था खड़ा, दिख रहा है आपको, बिल्कुल ऐसे खड़ा, अब हो गया लेट गया, तो 90 डिग्री। समझ पाए? तो पहले खड़ा था, अब लेट गया। अबे तो मैं तो सही सेंस में कह रहा हूं, और ये ना आइडियल केस है, ऐसा कभी नहीं होता है। मजाक कर रहा हूं ऐसे, जस्ट यार गाइस, अब तुम तो बस बच्चे बड़े हो गए हो। देखो ये ऐसे है, फिर ऐसे है, तो जब लाइट 90 डिग्री से डेविएट होगा तो ये डायग्राम एग्जाम में बना के आना है। अब सीख लेना इसको, ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखो कि अब ये पहले ऐसे है, मुंह देखो इसका, मुंह ऊपर की तरफ, अब नीचे की तरफ, यानी पहले समझना, हाँ ठीक है, पहले मुंह ऊपर की तरफ है, अब मुंह नीचे की तरफ है, समझ पाए? देखो ठीक से देखो, पहले ये ऐसे है, अब ऐसे है, तो पहले बच्चों इसको बोलते हैं डेविएटेड बाय 180 डिग्री। तो जब आपसे बोले 180 डिग्री से लाइट को डेविएट करना है, तो ये डायग्राम एग्जाम में बनेगा। और पहले बच्चों आपसे कोई बोले, क्या बोले कि देखो ये ए बी है और ये ए डैश बी डैश है, तो यहां पर लाइट जो है, लाइट अभी भी पैरेलल ही है, लाइट अभी भी क्या है, पैरेलल, तो लाइट में कोई डेविएशन नहीं आया है, बस इमेज क्या हुआ है, देखो पहले ऐसे था, अब उल्टा हो गया, नीचे क्या हो गया, नीचे, तो यहां पर कोई डेविएशन नहीं है, पर इन्वर्ट हो गया, क्या हो गया, इन्वर्ट। तो विदाउट डेविएशन में आपको सी बनाना है, तो सी में कोई डेविएशन नहीं होता, लाइट देखो अभी सेम चल रहा है, लाइट सेम चल रहा है, बस पहले ए बी था, अब क्या हो गया है, ए डैश बी डैश, यानी पहले मुंह ऊपर था, अब मुंह क्या हो गया है, नीचे हो गया। तो ये सारे डायग्राम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो इसको खत्म करते हैं, खत्म। अब देखो, तो ये 3 डायग्राम आपको अपने एग्जाम के लिए रेडी करना है। अब सुनो, छुट्टी। जो ऐसा ही आप सभी चैप्टर्स का चाहते हो क्या? फिजिक्स के जितने चैप्टर है, केमिस्ट्री के इतने ही चैप्टर है, जिसमें हम एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक बार अपने हाथ में रख ले, तो प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि मैं ना 4 दिन हो गए मेरे को, मैं ठीक से सोया नहीं हूँ, कसम से कह रहा हूँ, मैं बहुत काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप वीडियोस नहीं देखोगे तो मैं क्यों बनाऊँ? मेरे को तो यही लॉजिक समझ नहीं आता कि मैं क्यों एडिटिंग में इतना टाइम ख़राब करूँ। मेरी आंखें देखो, मेरी दोनों आंखें देखो, सूज गई है। पता है रीज़न क्या है? आपको सब फील हो रहा होगा। आई वर्क डे एंड नाइट। आप क्या बोलूँ, मेरे को सच में चाहिए तो अपना नाम लिखना और बताना कि हाँ सर आप सब कुछ लेके आओ, बताओ यार, तभी हो पाएगा काम। और मेहनत अच्छी लग रही है तो हाइप लाइक ज़रूर करना यार, बहुत अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हो, तो लगता है कि यार चलो इतनी बड़ी दुनिया में कुछ लोग तो मुझे प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। वेरी रियली डीमोटिवेटिंग फीलिंग, मुझे मोटिवेट फील कराओ। सो प्यारे बच्चों, अभी हम देखने जा रहे हैं, हमने टीआईआर पढ़ा था और हम पढ़ रहे थे यूज ऑफ टीआईआर। यूज ऑफ टीआईआर में हम लोगों ने पढ़ा था टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो सेकंड पार्ट है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्यारे बच्चों ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, बाल जितने पतले, हेयर लाइक स्ट्रैंड्स, हेयर लाइक, ये हेयर लाइक वायर की तरह होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रैंड्स, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर की डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगी, पर मैंने फिर भी बता दिया कि बाल जैसे होते हैं। ये दिखने में बड़ा ही बड़ा सा लग रहा है आपको, मैं और अच्छा इमेजिन कराऊंगा आपको, लेकिन ये बाल जैसे होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रैंड्स। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। कई बार आपने दिवाली में देखा होगा, दिवाली में जो अमीर लोग होते हैं, अमीर लोग, या फिर कहीं अच्छी जगह जाओ, या गलती से किसी की अमीर की शादी में चले जाओ, गलती से बाई चांस, वो होता है कई बार की किस्मत लग जाता है, तो वहां पर आपने क्या देखा होगा प्यारे बच्चों, आपने ऐसा कुछ देखा होगा कि सजावट के लिए बाहर ऐसे बाल की तरह निकले रहते, ऐसे निकले रहते एक बकेट से, और यहां पर लाइट जल रही होती, लाइट, बड़ा प्यारा सा लगता है ये। आजकल दिवाली में भी मिलने लग गया ये। तो बेटा ये एक्चुअली में ना, ये जो पतले पतले वायर्स होते हैं जिसमें लाइट जल रही होती है, वो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर हेयर लाइक स्ट्रैंड मतलब बाल जैसा स्ट्रक्चर होता है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आज के मॉडर्न दुनिया में। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर किस पे बेस्ड होता है, ऑप्टिकल फाइबर का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है। थोड़ा ऑप्टिकल फाइबर के बारे में ठीक से समझा दूं। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है प्यारे बच्चों, समझना ध्यान से। इसका डिजाइनिंग कैसा होता है, देखिए इसका डिजाइनिंग इस तरफ किया जाता है कि ये बाल जितना पतला है, पर मैं इसको मोटा बना रहा हूं उसके अंदर का दिखाने के लिए आपको। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, लाइट जो है ना, लाइट जब इसमें एंटर करता है तो टक्कर खा के ऐसे, इसका हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये लाइट जो है अंदर रिफ्लेक्ट हो जाता है, फिर लाइट यहां, फिर लाइट यहां, फिर लाइट ऐसे चलता रहता है। अब इससे क्या फायदा, इससे ये फायदा है कि अगर आप यहां से लाइट भेजोगे या यहां से सिग्नल भेजोगे, तो वो सिग्नल रिफ्लेक्ट होते 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 जहां भी आप उस सिग्नल को चाहते हो वहां पर पहुंच जाएगा। तो ये पतले पतले जो वायर होते हैं, जैसे बहुत पतले पतले,
इन पतले वायर में हम यहां पर सिग्नल भेजते हैं, सिग्नल, और वो सिग्नल ऐसे टकराते 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 पहुंच जाता है बाहर तक। यानी कि ये जो अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट देखो ऐसे गया टकरा के वापस आ गया, रिफ्लेक्शन 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 रिफ्लेक्शन, इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यही आपका ऑप्टिकल फाइबर है। अब ऑप्टिकल फाइबर के डायग्राम में हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती है। ऑप्टिकल फाइबर में ये जो पहला हिस्सा होता है, ये जो बाहर का हिस्सा होता है बाहर, इसका होता है लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है मोटा सा, ये होता है लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला हिस्सा है। और अंदर होता है बेटा हाई, अंदर होता है डेंसर, क्योंकि हमें पता है कि डेंसर से ही लाइट डेंसर में ही लौटता है, डेंसर से लाइट डेंसर में ही लौटता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर। तो प्यारे बच्चों यही आपका ऑप्टिकल फाइबर है, हेयर लाइक स्ट्रैंड होता है। इसका जो बाहर का हिस्सा होता है लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अंदर का हिस्सा होता है डेंसर, इसका हाई। देखो बाहर का होगा लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी लो वैल्यू ऑफ n1, n की वैल्यू लो है, और अंदर वाले में डेंसर होगा, डेंसर, डेंसर मतलब इसका जो अंदर का हिस्सा है वो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे है। यानी अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, मान लो इसका नाम मैं n1 रख दूं और इस वाले का नाम रख दूं n2, बाहर वाले का n2 रख दूं नाम, तो यहां पर n1 बड़ा होगा n2 से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर वाले का ज्यादा होता है। अब प्यारे बच्चों ये हम लोगों ने पढ़ा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल होता है सिग्नल्स को भेजने के लिए, सिग्नल्स जो है टक्कर खाते 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 वहां तक पहुंच जाएगी। बात समझ पा रहे हो। इंटरनेट, इंटरनेट में भी ऑप्टिकल फाइबर, आजकल फाइबर नेट चलता है ज्यादा, हर जगह बोर्ड लगा होता है फाइबर नेट फाइबर नेट फाइबर नेट, क्योंकि फाइबर में फायदा है कि सिग्नल यहां से टकरा 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 के आपके वहां तक पहुंच जाएगा। तो ये है ऑप्टिकल फाइबर। अब ऑप्टिकल फाइबर का ये डायग्राम है, ये इसका मैन्युफैक्चरिंग है जो मैंने आपको बताया कि अंदर वाले को डेंसर रखते हैं, बाहर वाले को रेयर। इसकी थ्योरी आपको पढ़ने को मिल जाएगी नोट्स के अंदर, अदरवाइज मैंने जितना एक्सप्लेन किया है वो एग्जाम के लिए सही है। अब बात करते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर यूज कहां होता है। यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो ऑप्टिकल फाइबर है इसको इस्तेमाल किया जाता है बहुत जगह पर, जैसे मेडिकल फील्ड में, मान लो तुम्हारे पेट के अंदर किसी को देखना है, एंडोस्कोपी बोलते हैं उसको, एंडोस्कोपी जो भी है छोड़ो, आपके पेट के अंदर देखना है, तो पेट के अंदर मोटा, आपके मुंह से मोटा कोई चीज तो डाल नहीं सकते, ऑब्वियसली बहुत सिंपल सी बात है, तो पतला सा ऑप्टिकल फाइबर डालेंगे और पेट में रोशनी हो जाएगा, लाइट आ जाएगी पेट में, तो पेट के अंदर देख सकते हैं। या फिर कैमरा डालना है, कैमरा, तो जो भी है यार, इतना इतना मुझे बायोलॉजी के या वो सब नहीं पता डॉक्टरी के बारे में, बट मेडिकल फील्ड में ऑप्टिकल फाइबर का ऑब्वियसली सजावट में लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है इसका। टेलीकम्युनिकेशन में, टेलीकम्युनिकेशन समझते हो, पता नहीं जो भी है, पर मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसका सजावट में इस्तेमाल होता है, डेकोरेशन में इस्तेमाल होता है, और भी बहुत जगह इस्तेमाल होता है जो आप इंटरनेट से निकाल सकते हो कि व्हाट इज द यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। इंटरनेट में इस्तेमाल होता है, टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है, सजावट में, मेडिकल फील्ड में, हर जगह इस्तेमाल होता है। जहां आपको जैसे इस्तेमाल करना है कर लेना, रिजल्ट ना आए तब भी इस्तेमाल हो सकता है ये, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिजल्ट नहीं आया तो आप इसका बिजनेस खोल सकते हो, ऑप्टिकल फाइबर का बिजनेस खोल सकते हो। चलो तो ऑप्टिकल फाइबर वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं आगे, जिनको समझ में आ रहा है बेटा कमेंट करते हुए चलो, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं 2 मिनट रुक रुक के। अब देखो अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, जो मैं आपको क्लियरली मेंशन कर दूं, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। अब ये जो स्फेरिकल सरफेस है ये कैसा हो सकता है समझिए। जैसे मान लो ये एक लाइन है जिसको 10th में आप प्रिंसिपल एक्सिस कहा करते थे, तो प्यारे बच्चों ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहां पर मान लो एक स्फेरिकल सरफेस रखा हुआ है, ये सरफेस है, स्फेयर का सरफेस, और ये स्फेयर का हिस्सा है ये, और इस तरफ का जो मीडियम है वो है n2, और यहाँ का मीडियम है n1, मतलब इस तरफ एयर है, और ऑब्वियसली ये ग्लास से बना होगा, तो मान लो यहाँ पर ग्लास है, या फिर जो भी है मान लो इस तरफ ग्लास भरा हुआ है हमने, तो इधर का मीडियम अलग है, इधर का मीडियम अलग है। अब देखो सीधी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको दर्द नहीं होना चाहिए। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अगर हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट निकलेगी और कहीं यहां जाके इमेज बनेगा, यहां पर बनता है इमेज, इस बात को ध्यान रखना। तो इस बात को आपको क्लियरली समझना है कि ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे ना, तो यहां पर स्फेरिकल सरफेस है, तो स्फेरिकल सरफेस की वजह से इमेज यहां पर बनता है, रिफ्रैक्शन हो गया है। देखो बैंडिंग ऑफ लाइट, लाइट बैंड हो गया है, दैट इज रिफ्रैक्शन। अब प्यारे बच्चों यहां पर कुछ कुछ बातें आपको याद रखना है दिल और दिमाग में, कि ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं u, यानी ये जो सेंट्रल लाइन है, सेंटर है, सेंटर, सेंटर से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को u बोलते हैं। तो यहां पर u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि बहुत सिंपल बात है, मैं एनसीईआरटी के सारे लाइन आपको बता दूंगा, बेफिक्र रहो। फिर प्यारे बच्चों यहां से एवरेज डिस्टेंस होता है v, v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस मेरे साथ पढ़ते रहो आप, इमेज डिस्टेंस। तो यहां पर क्या खास बात है जो आपको पता होना चाहिए, पहली और समझदारी वाली खास बात क्या है जो मैं आपको बताऊं, कि जब एक स्फेरिकल सरफेस होता है और वहां पर रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन मतलब लाइट जो है, लाइट वो बैंड कर जा रहा है, तो ध्यान रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास या सेकंड मीडियम अपॉन में इमेज डिस्टेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r। अब तुम बोलोगे यहां पर देखो मैं सिंपल बता रहा हूं, देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 अपॉन में इमेज, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, n1 अपॉन में ऑब्जेक्ट, तो n2 अपॉन में इमेज, n1 में ऑब्जेक्ट, n2 माइनस n1 बाई r, जहां r क्या होता है। तो प्यारे बच्चों ये एक स्फेयर का हिस्सा होता है, ये दिस, ये जो सरफेस है ये स्फेयर का हिस्सा है, तो स्फेयर का रेडियस जो भी होगा, सपोज करो ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है, तो r का मतलब यहां पर होता है रेडियस ऑफ स्फेयर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो r का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहां पर मैं क्या क्या बातें आपको बताऊंगा वो आपको एक क्वेश्चन से फील आएगा कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है और साइन का कन्वेंशन कैसे लिया जाता है, साइन कन्वेंशन कैसे लिया जाता है। अब n1 n2 ये सब तो आपको आइडिया होगा कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, अब इसको अप्लाई करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन भी एग्जाम में आती है, लेकिन मैं इसका डेरिवेशन अलग से करवाऊंगा आपको, अभी डेरिवेशन के चक्कर में डाल के आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, क्योंकि आप सबको पता है एग्जाम में मैक्स टू मैक्स 8 से 10 नंबर का डेरिवेशन आता है, तो डेरिवेशन को आप सेपरेटली अलग से हम पढ़ेंगे, ये मेरा वादा है, सभी चैप्टर का डेरिवेशन बताऊंगा ट्रिक के साथ, वो भी ट्रिक के साथ, सभी चैप्टर का डेरिवेशन का ट्रिक है मेरे पास, कोई टेंशन ही नहीं है, मैंने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का बहुत बढ़िया ट्रिक से सिखाया था आपको। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब यहां पर एक क्वेश्चन लेते ताकि हम समझ पाए। क्वेश्चन आया कि भैया एक स्फेरिकल कर्व सरफेस है और
जो कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो बोल दिया कि 1.5 या कुछ भी आ सकता है, और बोला गया कि बगल में एयर है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है 40 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट को रखा गया पॉइंट ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट को रखा गया है, इतनी इंफॉर्मेशन दे दी। बोला बताओ इमेज कहां बनेगा, वी निकालो। और ये सच में क्वेश्चन आ रखा है, तुम्हें लग रहा होगा मजाक है, नहीं आ रखा है। फिर तुम बोलोगे अच्छा वी निकालो, तो हमारे सर ने कहा था कि कोई स्फेरिकल लेंस हो तो तुम्हें काम करना, क्या करना, n2 अपॉन में v, n1 अपॉन में u, n2 माइनस n1 बाई r करना। अब बोलोगे यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो क्वेश्चन में दिया होगा कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 10 सेंटीमीटर है, एग्जाम में दिया होता है सब कुछ। तो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, तो क्वेश्चन करते वक्त क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले यहां पर ऐसे एक लाइन खींचना, और इसके पीछे वाली चीजें होगी नेगेटिव। आप ये एक्सिस याद कर लो, एक्सिस याद कर लो कि यह है 0,0, और 0 के पीछे होता है नेगेटिव, और 0 के आगे होता है पॉजिटिव, और इसके पीछे नेगेटिव होता है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे निकलेगी, तो हम पीछे जा रहे हैं इसलिए नेगेटिव होगा वो। सब कुछ छोड़ो, सेंटर से पीछे नेगेटिव, सेंटर के आगे पॉजिटिव। तो मैंने बोला देखो भाई n2 की जगह पर, अभी मैं साइन कन्वेंशन सिखाऊंगा, वेट करो, n2 की जगह पर 1.5 डाल दूंगा, हाँ जी डाल दिया, और मुझे v निकालना है, ठीक है। n1 की जगह पर 1 डाल दिया, लेकिन जब मैं u लिखूंगा ना, जब मैं u लिखूंगा तो क्या ध्यान रखूंगा, u है 40, तो 40, लेकिन पीछे की तरफ है तो यहां लिखना पड़ेगा मैं -40, -40। ध्यान रखना कि जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है पीछे है, इस सेंटर से पीछे की तरफ है तो आपको -40 लिखना है। फिर प्यारे बच्चों यहां पर आएगा n2 जो कि है ऑब्वियसली 1.5 माइनस n1 जो कि 1 है, और रेडियस देखो, रेडियस, अब रेडियस में गलती नहीं करना है, देखो इसका रेडियस यहां पर है, तो रेडियस आगे की तरफ है, पॉजिटिव की तरफ है रेडियस, बेटा आगे की तरफ है, आगे होने की वजह से इसका +10 आंसर आएगा, रेडियस 10। अब इसको सॉल्व करके आपको v निकालना है। अब ये v देखो हम निकालते हैं फटाफट, तो ये हो गया 1.5 अपॉन में v प्लस 1/40 इज इक्वल टू 0.5/10 π/100, समझ पाए, 5/100, तो 1. अब ये खुद कर लेना, मेरे को मत डालो इन सब चक्करों में। तो यहां से आपका v निकल जाएगा, जिससे आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यानी हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर हमारे पास प्यारे बच्चों कोई भी स्फेरिकल सरफेस है और वहां पर मुझे क्वेश्चन करना है, तो मुझे ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस ये फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन, और क्वेश्चन तुम्हारी जेब में। शर्त क्या है, जेब फटा नहीं होना चाहिए। जेब फटा होगा तो क्या हाथ में आएगा बताओ, कुछ भी नहीं, क्योंकि जेब क्या है, फटा है। एक मैंने वो देखा था रील। अब प्यारे बच्चों इसके बाद जो एग्जाम के लिए हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम मैं आपको बता दूं, वो है लेंस मेकर फॉर्मूला। अब इसकी डेरिवेशन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन, पर डेरिवेशन की चिंता नहीं लेनी है, डेरिवेशन के चक्कर में बहुत टाइम खराब होता है। आप किसी भी चैप्टर को डेरिवेशन के साथ पढ़ोगे तो आपका बहुत टाइम खराब होगा, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो लेंस मेकर फॉर्मूले की बात करते हैं, पहले फॉर्मूले को समझो और न्यूमेरिकल को समझो। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है कि मान लो हम एक लेंस बना रहे, अब हम एक लेंस बना रहे हैं, तो इस लेंस के लिए हमें क्या क्या बातें याद रखनी होती है। देखिए अगर आप एक लेंस बनाएंगे तो ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसके सेंट्रल लाइन से, ठीक है, यह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और कहीं आगे जाके इमेज बनेगा, तो ये होता है बेटा इमेज डिस्टेंस। अब देखो यहां पर दो कर्व है, देखिए पहला कर्व ये है, पहला कर्व ये पहला कर्व है, समझना, ये पहला कर्व, इसको डॉट से बता रहा हूं, जो पीला वाला पार्ट है वो पहला कर्व है, तो इसके रेडियस को मान लो हम r1 बोलेंगे। और प्यारे बच्चों आप दूसरा देखो, जो नीला वाला है, नीला वाला, इसको देखो, इसका रेडियस पीछे की तरफ है, इसका जो कर्व है पीछे है, तो इसका जो रेडियस होगा वो r2 होगा, इस चीज को समझना। तो यहां पर ये वाला जो फेस था, दोबारा इसको मैं हाईलाइट कर दूं, ये जो येलो वाला फेस है, देखो इसको, देखो ये जो येलो वाला फेस है, खूब येलो वाला फेस, ये जो येलो वाला फेस है, इसका इस तरफ है, ये इस तरफ है, इसका रेडियस इस तरफ है, देखो येलो वाले का रेडियस इस तरफ है, कर्व इस तरफ है ना, कर्व, ये कर्व इस तरफ है। और प्यारे बच्चों जो हमारा ब्लू वाला है, ब्लू वाले का रेडियस पीछे आएगा, इसका स्फीयर पीछे है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस होता है v, और एक का रेडियस r1 है, दूसरे का रेडियस है r2। अब यहां पर क्या क्या बातें हैं जो आपको दिल और दिमाग हर जगह डाल लेनी है बढ़िया से। वो पहली बात ये कि अगर हम ऐसा कुछ करें 1/v माइनस 1/u, तो ये होगा n2 माइनस n1 अपॉन में n1, n2 माइनस n1 अपॉन में n1, n2 माइनस n1 अपॉन में n1, और यहां पर 1/r1 माइनस 1/r2। लेकिन क्वेश्चन में हम कैसे अप्लाई करेंगे, ये आज की बात है। अब यहां पर कुछ बातें अपने दिल और दिमाग में डाल लो प्यारे बच्चों, कि यहां पर अगर हम थिन लेंस की बात करें, थिन लेंसेस के लिए मतलब लेंस हमारा पतला सा है, तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है थिन लेंस फॉर्मूला कि 1/v माइनस 1/u का आप 1/f बोलते हो, तो 1/v 1/u 1/f के बराबर होता है। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि एक लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u 1/f के बराबर होता है, इस फॉर्मूले को याद कर लो। तो प्यारे बच्चों इसको हमने 1/f लिख दिया, तो 1/f, जहां पर f का मतलब होता है फोकल लेंथ, f का मतलब प्यारे बच्चों फोकल लेंथ होता है, इस बात का प्लीज ध्यान रखें। तो 1/v माइनस 1/u बिकम्स 1/f, तो ये जो 1/f है ये हो जाएगा हमारा n2 माइनस n1 अपॉन में n1, और यहां से 1/r1 माइनस 1/r2। अब इस फॉर्मूले को सीख लेना या इस फॉर्मूले को ड्राइव कर लेना बड़ी बात नहीं है, इसको लगाना बड़ी बात है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, जिस क्वेश्चन से आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब हमारे पास एक लेंस है जी, हमने कहा ठीक है जी, होगा तुम्हारे पास लेंस। क्वेश्चन आया कि जो लेंस जिससे बना है उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, हमने कहा ठीक है जी। लेंस को हमने जी एयर में रखा है जी, ठीक है जी, एयर में रखा होगा, अच्छी बात है जी, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई इसका जो पहले वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 4 सेंटीमीटर है सपोज करो, और दूसरे वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो मान लो वो भी 4 सेंटीमीटर है बाई चांस, क्योंकि एक जैसे दिख रहे हैं ना बिल्कुल सेम, तो दोनों का हमने 4 बोला। हमने कहा तुम कुछ मत करो, तुम बस इसका फोकल लेंथ निकाल दो।
तो बस इसका फोकल लेंथ मुझे निकाल के दे दो, बस मैं इतने में खुश हूं। फिर बोला बस फोकल लेंथ निकालो, तो तुम्हारे मन में आएगा सर ने कुछ तो सिखाया ऐसा, सर ने लेंस के लिए सिखाया कि 1/f जो होता है वो n2 माइनस n1 अपॉन में n1 1/r1 माइनस 1/r2। तुम डालने जाओगे पर गलत हो जाएगा। कैसे? देखो, आप 1/f लिखोगे, n2 की जगह पे लिखोगे 1.5, देखना तुमसे गलत होगा, देखना 1.5 माइनस n1, n1 कितना हो जाएगा 1, नीचे भी 1। जब यहां पर r1 लिखोगे r1, तो आप r1 लिखोगे 4 और r2 कितना लिखोगे r2, ये भी 4 लिखोगे, जो कि गलत है। एक्चुअली में r1 r2 का ही सारा खेल है। देखो r1 जो है, सुन लो पहले, r1 जो है आगे की तरफ है, पहले वाले कर्व का, पहले वाले कर्व का आगे की तरफ है, तो ये +4 चल जाएगा। लेकिन दूसरे वाले कर्व को देखो, दूसरा वाला जो कर्व है ये पीछे की तरफ है, दूसरा रेडियस पीछे की तरफ है, तो r2 यहां पर -4 लगाना पड़ेगा आपको, यानी कि 1/r1, तो 1/4 चल जाएगा। ये माइनस का साइन अपनी जगह रहेगा, लेकिन जब आप r2 लिखोगे तो यहां पर आपको -4 लेना पड़ेगा, तो r2 में आपको एक एक्स्ट्रा -4 लेना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर सही आएगा। अब इसको आप सॉल्व करना और मुझे फोकल लेंथ बताना। अब इस टॉपिक के ऊपर ना, मतलब कुल मिला के इस क्वेश्चन में क्या सिखाया मैंने आपको कि साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं, रेडियस आगे है तो पॉजिटिव, रेडियस पीछे है तो नेगेटिव, बस, और बाकी मेन फॉर्मुला। अब इस टॉपिक के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ये देख लो आप। इस टॉपिक के ऊपर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में कि भैया देखो हमारा जो लेंस है, वो लेंस अगर हवा में है, मान लो ये एयर है, एयर हवा में है लेंस एयर, तो आप इसको n1 बोल रहे हो, इसको n2 बोल रहे हो, और फॉर्मुला है आपका 1/f n2 माइनस n1 अपॉन में n1 1/r1 माइनस 1/r2। एग्जाम में आप क्वेश्चन कैसे बोलेंगे? बोलेंगे देख भाई ये तो गिलास है, ये तो गिलास है, हमने जी यहां पानी डाल दिया, पानी, बोलेंगे जी हमने इसमें पानी डाल दिया, पानी जी पानी डाल दिया। अरे भैया तूने पानी डाल दिया तो क्या हो गया? पहले जो एयर था उसको हम n1 बोल रहे थे, अब पानी को n1 बोल देंगे, मतलब यहां पर पहले एयर था, अब एयर की जगह पर n1 क्या होगा? n1 होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पानी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो यहां पर इस फॉर्मूले में अब n1 की जगह पर पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना होगा, जो एग्जाम में आपको दिया होगा। तो ऐसे कंफ्यूज करते हैं कि पहले हमारा लेंस हवा में था, अब लेंस को पानी में डाल दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस n1 की जगह पर पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो, n2 तभी भी सेम है, n2 तभी भी ग्लास है, शीशे का है, तो बस n1 की जगह पर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको डालना है। फिर इस टॉपिक के ऊपर ऐसा क्वेश्चन आता है, समझना ध्यान से, कि अगर दोस्तों अगर उस लेंस को हमने देखा, अब इस अगर बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, मतलब एयर है, और जो गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो ये जो गिलास है n2 वो 1.5 है, तो क्या होगा? तो कुछ ऐसा होगा कि ये लेंस या कोई जो लेंस है, ये लेंस आपको दिखाई देगा, ये लेंस आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए कि प्यारे बच्चों देखो बाहर का, देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5, और बाहर जो लिक्विड है, बाहर एक ऐसा लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो n1 है वो भी 1.5 है, यानी अंदर और बाहर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाए तो आपको ये लेंस दिखाई नहीं देगा, ये लेंस डिसअपीयर हो जाएगा, डिसअपीयर, ये लेंस यहां से दिखाई ही नहीं देगा आपको, क्योंकि दोनों मीडियम एक जैसे हो गए। सोचो पानी में पानी, ऐसी वाली बात हो गई, ये तो नहीं समझ वाली बात को, पानी में पानी वाली बात हो गई, शीशे में शीशे वाली बात हो गई, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 है और उसका और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है, तो ये डिसअपीयर हो जाता है। यानी कि जब लेंस हवा में रखा होता है तो लेंस हमें दिखाई देता है, लेकिन अगर हम लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आसपास का सराउंडिंग भी इतना ही कर दे तो ये लेंस डिसअपीयर हो जाता है। इसके अलावा प्यारे बच्चों एक और केस है जो आपको एग्जाम में आपको दिखाई दे सकता है। वो केस क्या है प्यारे बच्चों, कि अगर इस लेंस को जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, अगर इस लेंस को प्यारे बच्चों हम ऐसे मीडियम में रख दे जिसका जो इसका है भैया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो ये 3 है। अब प्यारे बच्चों यहां पर खेल क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ज्यादा है और लेंस का कम हो गया। हमेशा से क्या होता था कि बाहर का कम होता है और लेंस का ज्यादा होता है, पर यहां पर खेल उल्टा हो गया। तो प्यारे बच्चों इस लेंस का बिहेवियर चेंज हो जाता है। सबसे पहले यहां पर बिहेवियर को समझना। देखो अगर ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ये वाला, और इसके ऊपर कोई लाइट है, सपोज करो यहां पर एयर है, सबको पता है एयर है, एक लाइट ऐसे आ रही है, तो लाइट ऐसे हो जाएगा, तो इसका नाम पड़ गया कन्वर्जिंग लेंस। इसका नाम है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है कि ये रे ऑफ लाइट को ऐसे कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज मतलब इसको पास लेके आता है। लेकिन यहां पर अगर बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तो ये क्या करेगा, रे ऑफ लाइट को ऐसे डाइवर्ज कर देगा, तो ये डाइवर्जिंग लेंस बन जाता है, डाइवर्जिंग। तो ये डाइवर्जिंग कब बनता है इस बात का ध्यान रखना, जब बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो तो ये डाइवर्जिंग बन जाता है। अब प्यारे बच्चों जो भी हम लोगों ने फॉर्मुला पढ़ा, पीछे हम लोगों ने जो भी फॉर्मुला पढ़ा है प्यारे बच्चों, ये फॉर्मुला जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, ये वाला दिस फॉर्मुला, ये जो हमने फॉर्मुला पढ़ा है ये सभी लेंस के लिए इक्वल वैलिड है। अगर कोई लेंस ऐसा हुआ, सुनते रहना, अगर कोई लेंस ऐसा है तो उसके लिए भी सेम फॉर्मुला ही वैलिड होगा। तो आप गलत फहमी में मत रहना कि इसके लिए फॉर्मुला नहीं है, दुनिया का कोई भी लेंस है आप इस फॉर्मुले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर कुछ बातें समझना है थोड़ा डिटेल में। क्या डिटेल में बातें समझना है कि जैसे हमने ये तीन केस पढ़ा, वैसे इस लेंस के लिए भी 3 केस पॉसिबल है। जैसे इस लेंस का बिहेवियर देखो, अगर आपने इसको एयर में रखा है तो एयर में इसका बिहेवियर ऐसा होता है, एयर में ये डाइवर्जिंग होता है अपने आप, समझना, मतलब इसका उल्टा है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका नाम होता है कॉनकेव लेंस। ये कॉन्वेक्स है और ये है कॉनकेव। तो प्यारे बच्चों जैसे ये कन्वर्जिंग था नॉर्मल केस में, तो एयर में ये डाइवर्जिंग होता है। फिर प्यारे बच्चों अगर कंडीशन ऐसी आ जाए कि इसको हम किसी लिक्विड में रख दे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और बाहर भी 1.5, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिसअपीयर, ये भी डिसअपीयर हो जाता है, डिसअपीयर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर देखो बिहेवियर, अगर ये मेरा लेंस है, ये मेरा लेंस है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, यानी बाहर का ज्यादा है, तो देखो पहले इसका एयर के अंदर इसका बिहेवियर डाइवर्जिंग था, अब ये कन्वर्जिंग की तरफ बिहेव करेगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं।
बस बीच वाला केस ही दोनों में सेम है। जैसे देखो, एयर में ये कन्वर्जिंग है, एयर में ये डाइवर्जिंग है, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये डाइवर्जिंग है, तो ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये कन्वर्जिंग है। तो ये सारी बातें ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो जो पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं सारे पॉइंट आपको करवा रहा हूं, प्लीज समझ में आए तो कमेंट करना। सो सुंदर बच्चों, अब जो हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, देखो ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब क्या क्या बातें करने जा रहे हैं, प्लीज ध्यान दो। जब हम ये लेंस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, तो यहां पर ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे जो मैं आपको भी बता रहा हूं, लेकिन जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो उस टाइम भी आपको प्रेजेंट रहना है, क्योंकि हम कुछ अलग वैरायटी के न्यूमेरिकल्स भी करते हैं। पर फिलहाल जैसा कि हमारा टॉपिक है कि हम अपने थ्योरी को मजबूत करें, तो थ्योरी के पीछे ही पड़े हुए। अब यहां पर एक टॉपिक आता है पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ अ लेंस। अब एक लेंस के पावर को कैसे समझा जाता है, देखिए, तो पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है, जैसे एक लेंस है, तो इस लेंस का पावर क्या होता है समझिएगा। तो बताया गया है कि किसी भी लेंस का जो पावर है उसके फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर फोकल लेंथ अगर ज्यादा है तो समझ लो उसका पावर कम होगा। तो इसकी डेफिनेशन भी यही होती है कि पावर ऑफ ए लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। तो पावर ऑफ ए लेंस समझना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन पावर की यूनिट समझना अच्छी बात है। पावर जो है डायोप्टर में होता है, ठीक है, डी इसका यूनिट होता है, डी डी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा मेरा जो लेंस है उसका पावर है -3D, और मान लो कोई और बंदा है जिसके लेंस का है प्लस का 4D, तो कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी। और अगर आपको कभी कोई कहे कि भैया हम दो लेंस है हमारे पास, एक लेंस ये है और कोई दूसरा लेंस है, सपोज करो एक लेंस ये है, इसका पावर है -3D, मान लो इसका पावर बोले कि -1D, तो टोटल पावर बताओ, टोटल पावर। तो टोटल पावर निकालने के लिए आप P1 प्लस P2 करते हैं, बात ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। तो पावर को आप सिंपली ऐड कर सकते हो स्केलर की तरह, कि इन दोनों को ऐड कर दो आंसर आ जाएगा। तो -3 -1 इज -4। तो पावर वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। तो पावर समझने के बाद जो अगला टॉपिक होता है काफी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां पे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, यहां से न्यूमेरिकल पक्के पक्के बनने के चांस होते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज क्या होता है प्यारे बच्चों, उस बात को समझना। कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास ये कोई लेंस है, उसके बगल में हमने एक और छोटा सा लेंस लगा दिया, और उसके बगल में एक और लेंस लगा दिया बाई चांस। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज होता है कि एक लेंस के बाद दूसरा लेंस, दूसरे के बाद तीसरा लेंस। अब यहां पर क्या क्या बात याद रखना है कि जब पहले वाले के सामने ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पहले वाले के सामने ये ऑब्जेक्ट है, तो पहले वाले के सामने ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मान लो यहां पर इमेज बना। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज करो मान लो इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से यहां पर इमेज बना, इमेज। अब ये बहुत ही कठिन और समझदारी वाली बात है कि इससे यहां पर इमेज बना, तो इसने अपना काम कर लिया कि इसको ऑब्जेक्ट दिखा और इसने इमेज बना दिया। पर दूसरा वाला लेंस इसको ऑब्जेक्ट मानता है, यानी कि पहले वाले का इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो भाई इस वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट से मान लो यहां इमेज बन गया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे बनेगा नहीं ऐसे, इस केस में इमेज कहीं भी बने, मान लो यहां बन गया, सपोज करो। दोबारा बोल रहा हूं, देखो इसको देखना ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज यहां बना, ओके। अब इस वाले लेंस ने कहा कि अच्छा मेरे लिए ये ऑब्जेक्ट है, पहले वाले का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसने यहां इमेज बना दिया। अब ये कहेगा ठीक है जी, मेरे लिए ये बंदा ऑब्जेक्ट है। बात समझ पाए, यानी पहले वाले का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। ये बात आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प कराएगी। पर फिलहाल हमारा ये मुद्दा नहीं था समझना। पर आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब आप किसी म्यूजियम में जाते हो तो होता क्या है कि आपकी जो बॉडी है उसका अलग अलग इमेज दिखाई देता है दूर दूर तक। उसके पीछे रीजन क्या होता है, एक मिरर का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट, चौथे के लिए ऑब्जेक्ट। वही वाला खेल यहाँ है कि इसका जो इमेज है दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, फिर उसका जो इमेज है तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट, फिर कहीं जाकर फाइनल इमेज बनेगा, पता नहीं कहां बनेगा, मान लो यहां बन जाए तो यहां बनेगा फाइनल इमेज। अब प्यारे बच्चों यहां पर क्या क्या बातें याद रखनी है कि जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज करते हैं तो इसका पावर और इसका पावर, यानी कि जो नेट पावर होगा, नेट पावर वो होता है प्यारे बच्चों P1 प्लस P2 प्लस P3। टोटल पावर निकालने के लिए आप ऐड कर सकते हो, मान लो इसका जो भी पावर है, इसका जो भी पावर है, इसका जो भी पावर है। अब प्यारे बच्चों यहां पर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, क्या कि अगर 1/f नेट निकालेंगे हम, क्योंकि यह है टोटल पावर, तो पावर क्या होता है 1/4 फोकल लेंथ, तो 1/4 लेंथ क्या हो जाएगा 1/f1 1/f2 1/f3। यानी पावर तो आप सिंपल ऐड करके निकाल सकते हैं, लेकिन आपको अगर टोटल फोकल लेंथ निकालना है तो आपको ये फॉर्मुला यूज करना पड़ेगा टोटल फोकल लेंथ का, क्योंकि आपको पता है कि पावर जो होता है वो 1/f होता है। तो यानी कि P1 के नीचे आएगा 1/f1 1/f2 1/f3, यानी कुल मिलाकर दो फॉर्मुले याद रखने हैं। टोटल पावर निकालने के लिए सिंपल ऐड करो और टोटल फोकल लेंथ निकालने के लिए 1 यह f नेट टोटल फोकल लेंथ। अगर मुझे सबका टोटल फोकल लेंथ निकालना है तो मुझे क्या फॉलो करना पड़ेगा 1/f नेट। समझ में आया? सपोज करो मैं क्वेश्चन देता हूं, इसका फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर। मैंने क्वेश्चन दिया कि भैया इसका फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ है मान लो -4 सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ है मान लो f3 8 सेंटीमीटर। तो कैसे निकालोगे टोटल, कैसे निकालो टोटल? तो 1/total इज इक्वल टू 1/f1 1/f2 1/f3। तो यहां पर 1/f नेट कितना आएगा, टोटल फोकल लेंथ कितना आएगा 1/2 - 1/4 प्लस 1/8, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस और ये प्लस है। तो हम लोगों ने एक और बात सीख ली, यहां पर क्या सीख ली कि जो नॉर्मल कंडीशन में हमारे जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। देखो कॉन्वेक्स का पॉजिटिव फोकल लेंथ है, पर हमारा जो कॉनकेव है, देखो कॉनकेव, ये कॉनकेव है, कॉनकेव वाले का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो लिख लो कहीं पर कि कॉनकेव वाले का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है नॉर्मल कंडीशन में, हवा के अंदर, एयर, यहां पर एयर है, हवा के अंदर इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। प्लीज नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया तो कमेंट कर देना। अब मेरी बात सुनो, तो ये सब समझने के बाद ना एक टॉपिक और मैं आपको बताऊं। देखिए जैसे ये हम पढ़ रहे कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज,
तो यहां पर क्या क्या बात आप ध्यान रखना काफी डिटेल में, वो सुनो कि जब आप इसका टोटल मैग्निफिकेशन निकालोगे, आप बोलोगे सर मैग्निफिकेशन क्या है, ये तो पढ़ा दो। देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मान लो ये लेंस है, तो मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, और ये है इमेज, इमेज बड़ा है, तो हम बोलेंगे भाई यहां पर मैग्निफिकेशन हुआ है। अब जो ये मैग्निफिकेशन बेसिकली हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन होता है, या फिर इसको ऐसा हो जाता है v बाई यू। मैग्निफिकेशन को या तो v बाई यू बोला जाता है या हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये v क्या है, ये तो हाइट है इमेज और ऑब्जेक्ट का, लेकिन ये क्या है, ये वाला डिस्टेंस, ये v और ये u। आप इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिवाइड करो, या फिर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये मैग्निफिकेशन होता है। तो ऐसा यहां इमेजिन करो कि पहले वाले का जो मैग्निफिकेशन है, पहले वाले ने कुछ मैग्निफिकेशन पैदा किया m1, दूसरे वाले की मैग्नीफाइंग पावर है m2 और तीसरे वाले की m3। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बताओ टोटल मैग्निफिकेशन क्या है, तो प्लीज याद रखना कि जो टोटल मैग्निफिकेशन होता है वो होता है m1 इंटू m2 इंटू में m3। ये नहीं कि आप ऐड कर रहे हो कि अच्छा इसका मैग्निफिकेशन 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, ऐड कर दो, नहीं। मैग्निफिकेशन हमेशा मल्टीप्लाई होता है जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपके काम आएगी बहुत ज्यादा। अब जब आप मैग्निफिकेशन निकालेंगे ना, तो इसके बारे में और भी बातें डिस्कस करूंगा बाद में, पर फिलहाल इतना आपके लिए काफी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी ने क्वेश्चन दिया कि देखो जी हमारा जो ये 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, अब ये 10 सेंटीमीटर हो गया है, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा जी, तो आप बोलोगे हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं सिर्फ, तो आप बोलोगे अच्छा जी ये 10 और ये क्या हो गया 2, यानी कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू है 5। 5 का मतलब क्या है कि जो ये 5 गुना आगे बढ़ गया है, पहले 2 सेंटीमीटर था अब 10 है, मतलब ये 5 गुना ऐसे बढ़ गया, हाइट हाइट इसकी 5 गुना बढ़ गई है। तो मैग्निफिकेशन हमें ये बताता है कि इमेज हमारा कितना गुना बढ़ गया है। तो मान लो इस लेंस की मैग्निफिकेशन पावर है 4, इस लेंस की मैग्निफिकेशन पावर है 2 और इस लेंस की मैग्निफिकेशन पावर है 1। ये इनकी वैल्यूज है, वैल्यूज। तो आपसे बताओ टोटल, बताओ टोटल, तो 4 + 2 + 1, नहीं गलत, 4 × 2 × 1, तो 4 दूनी 8 × 1 कितना होगा 8। तो ये होता है मैग्निफिकेशन पे बेसिक क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इसे फटाफट नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज से। मान लो एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इस तरफ एयर है और एक रे ऑफ लाइट इस प्रकार से जाता है कि इसका जो क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल वो होता है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। तो बोले इसका क्रिटिकल एंगल जो है सपोज करो वो है 45 डिग्री। तो आपसे बोले कि ये जो सेकंड मीडियम है, ये जो डेंसर मीडियम है, डेंसर, इस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, N2 क्या होगा। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको एक रिलेशन देता हूं। जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल्स की बात की जाए तो क्वेश्चन स्नेल्स लॉ से सॉल्व होता है हमेशा, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ यहां पर क्या कहेगा, कहेगा कि देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू sin 45 डिग्री, तो N2 sin 45 डिग्री इज इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि N1 होगा, है ना, क्योंकि इसको आपको पता ही होगा कि फर्स्ट मीडियम को हम N1 बोल देते हैं, मतलब जो भी है, या आपका मन ऐसा ना करे तो ऐसा भी कर सकते हो आप। सपोज करो इसको आपने बोला कि डेंसर वाले को मैं N1 बोल रहा हूं, किसी का मन किया तो इस वाले को N2 बोल दो। जो डेंसर है मान लो ये वाटर है या कुछ भी हो सकता है, और ये रेयर है ये एयर, तो N1 N2 से फर्क नहीं पड़ता, कौन N1 है कौन N2 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिंपल याद रखना है कि अगर ये N1 है sin IC, N1 sin IC मतलब N1 का इससे मल्टीप्लाई इक्वल होगा N2 का इससे मल्टीप्लाई। तो हमारा ये इस पे डिपेंड नहीं करता कौन N1 है कौन N2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यहाँ के एंगल को यहाँ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मान लो हमने बोल दिया N1 sin 45 डिग्री, तो वो बराबर होगा प्यारे बच्चों N2 sin 90 डिग्री के बराबर, N2 sin 90 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से N1 sin 45 का मतलब क्या हो गया, N1 sin 45 मतलब होता है हमारा 1/√2, और N2 हमारा कितना है, N2 हम इसको कह रहे हैं एयर, तो एयर की वैल्यू हमारा 1 होता है sin 91। तो यहाँ से आप N1 की वैल्यू निकाल सकते हो जो कि है √2 के बराबर। तो एग्जाम में आपसे डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पूछ सकता है। यानी कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं, कोई भी क्वेश्चन आए आपको स्नेल्स लॉ यूज करना है अगर एंगल और मीडियम को लेके आए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे, है ना, बहुत सिंपल सी चीज है ये। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है प्यारे बच्चों, जो काफी फेमस होता है कि आपसे बोले कि देखो यार कि क्रिटिकल एंगल बताओ, आपसे क्वेश्चन आएगा कि क्रिटिकल एंगल बताओ, N1 आपको बोल देंगे चलो भाई 1 है, N2 आपसे बोल देंगे चलो √2 है, बताओ भाई क्रिटिकल एंगल क्या होगा। तो आप सेम तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आप बोलोगे देखो ये जो N2 है, क्रिटिकल एंगल भी आपसे पूछ सकता है, तो आप बोलोगे N2 sin IC, आप बोलोगे N2 sin IC इज इक्वल टू, इसको आपने N1 बोला है कोई बात नहीं, N1 sin 90 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कि यहां पर तो 90 डिग्री ही बनता है, यहां पर 90 डिग्री ही बनता है। आपको अगर याद हो क्रिटिकल एंगल वाला कॉन्सेप्ट कि ये क्रिटिकल एंगल होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर होता है। तो यहां पर हमें दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और बाई चांस हमसे पूछ रहा है कि बताओ क्रिटिकल एंगल क्या होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमें क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये जो हमारा मीडियम है एयर, एयर का हमें पता है ये 1 है, और हमसे इसका पूछ लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हमसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा तब भी सेम तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहां पर प्यारे बच्चों हमें क्रिटिकल एंगल पूछा है, तब भी हम सेम तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। दैट इज व्हाट N2 का मतलब यहां पर है √2 जो कि हमें गिवन है, sin IC हमें निकालना है, क्रिटिकल एंगल हमें निकालना है, और N1 की जगह पर हम 1 पुट कर देंगे sin 91। तो यहां से आप क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो जो कि 45 डिग्री आएगा। 45 डिग्री क्यों आएगा, क्योंकि ये √2 नीचे चला जाएगा।
तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है कुल मिला के। यानी आप स्नेल्स लॉ को इस्तेमाल करोगे तो क्रिटिकल एंगल वाले क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है, जो कि यहां पर हमने n1 की वैल्यू रूट 2 निकाला था। तो आई होप आपको समझ में आया हो कैसे आप क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्नेल्स लॉ। प्यारे बच्चों, अब देखो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा था। देखो कि अगर प्यारे बच्चों हमारे पास एक लेंस है, हमारे पास एक लेंस है, तो हम लोगों ने लेंस का फॉर्मूला पढ़ा था 1/v 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आप लोगों ने लेंस के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 1/v माइनस 1/u को 1/f बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला है ना, दोनों तरीके के लेंस के लिए वैलिड होता है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, ठीक है। तो ध्यान रखना दिस लेंस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस एंड फॉर रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। चाहे रियल इमेज बने, वर्चुअल बने, कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, सबके लिए ही ये फॉर्मूला वैलिड होता है। लेकिन कई बार ना एमसीक्यू में यहां से क्वेश्चन आ सकता है या असर्शन रीजन में यहां से क्वेश्चन आ सकता है। अब ये टॉपिक क्या है, इसको ध्यान से देखो। टॉपिक ये है कि अगर किसी का मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा हो तो उसको मैग्नीफाइड इमेज कहते हैं। मान लो मैंने कहा कि मेरा जो मैग्निफिकेशन है वो +2 है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू +2 है, +2 या -2 छोड़ दो, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्निफिकेशन 2 है, वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। अगर -2 भी होगा ना तो इसको आपको 2 मानना होता है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना, तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन है, मॉड मतलब वैल्यू। जैसे मैंने कहा मैग्निफिकेशन मेरा -3 है, तो आपको इसका मैग्निफिकेशन 3 मानना है, 3 मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात चल रही है कि अगर मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा हो तो उसको बोलते हैं मैग्नीफाइड इमेज, यानी बड़ा हो गया इमेज। मैग्निफिकेशन अगर 1 से छोटा हो तो उसको डिमिनिश्ड इमेज बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरा मैग्निफिकेशन है 0.7, चाहे प्लस का हो चाहे मैग्निफिकेशन -0.7 हो, माइनस प्लस आप यहां नहीं देखोगे, आपको पता होना चाहिए कि ये 0.7 ही लिखा है, भले ही वो प्लस का हो या माइनस का हो। तो यहां पर हम मैग्निफिकेशन की वैल्यू की बात कर रहे हैं कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी है तो उसको डिमिनिश्ड बोलोगे कि इमेज बहुत छोटा हो गया है, ऑब्जेक्ट से भी छोटा हो गया इमेज। तो एग्जाम में ना यहां से कंफ्यूजिंग चीजें आ सकती है आपके लिए। फिर अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 0 से बड़ी है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 0 से बड़ी होने का मतलब है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर कभी मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव के लिए ध्यान, पॉजिटिव आ जाए या फिर v की वैल्यू, ये v है, v है ना, देखो ध्यान से, v नहीं है तो u जैसा लग रहा है, तो v है या u है, बता सकते हैं मुझे देख के? इट सीम्स v और u, बोलो u और v, u और v, u है या v है, आप बताओ? v है, v है, ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये v है प्लीज। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो या फिर v की वैल्यू नेगेटिव हो, इसको 0 से छोटा बोलते हैं। ये केस कैसे हो सकता है बता रहा हूं, देखो अगर मान लो कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया कि लेंस है, समझना ध्यान से, और यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, तो हमारा ऑब्जेक्ट है मान लो -30, ऑब्जेक्ट पीछे है तो -30, और मान लो इमेज भी पीछे है, इमेज मान लो -60 पे है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मुला होता है v/u, आपने मुझसे पढ़ा है मैग्निफिकेशन का फॉर्मुला v/u। तो यहाँ v की वैल्यू -60 है, तो आप बोलोगे अच्छा जी v की वैल्यू -60 है, और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है -30, मतलब दोनों ही लेंस के पीछे है, तो -60 मतलब पीछे, -30 मतलब पीछे। तो यहां पर देखो क्या होगा कि माइनस माइनस कट के मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ जाएगी 2, जो कि प्लस का 2 है, तो लिखा है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। 0 से बड़ी का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है यहाँ पर बताओ, पॉजिटिव। अगर कभी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो और v की वैल्यू क्या हो, 0 से छोटी, 0 से छोटी मतलब नेगेटिव, यहाँ पर v की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव, ये ध्यान रखना है, v की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल कब होता है, समझ में आ गया, कि जब हमारा v क्या हो, लेंस से पीछे, इमेज लेंस से पीछे हो। अब देखो मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 0, यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव हो जाए। मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, इस चीज को समझिएगा। एक ऐसा केस जिसमें ऑब्जेक्ट तो पीछे है पर इमेज आगे है, मान लो इमेज आगे है 60 पे, ये इमेज है, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा बताओ, प्लस का 60, क्योंकि 60 मतलब आगे, v और u क्या है -30, u है आपका -30, u मतलब ये -30, ऑब्जेक्ट पीछे है इमेज आगे है, तो इस केस में आंसर आपका -2 आएगा, जहां पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। मैग्निफिकेशन नेगेटिव है लेकिन v की वैल्यू क्या है बताओ, v मतलब इमेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, देखो v पॉजिटिव है, प्लस का 60 है, तब रियल एंड इन्वर्टेड कहा जाता है। तो ये सब चीजें मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में सारे पॉइंट मेंशन है क्लियरली। तो ये बात आप ध्यान रखना प्लीज कि क्या क्या बातें आपको मन में रखनी है। देखो मैं तो कह रहा हूं अगर आपने डायग्राम याद कर लिया तो मजा ही आ गया। जैसे डायग्राम क्या याद कर लिया कि अगर हमारा u भी नेगेटिव है और v भी हमारा नेगेटिव है तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। u भी नेगेटिव v भी नेगेटिव तो मैग्निफिकेशन अपने आप क्या आ गया, पॉजिटिव। तो आप याद कर लो या डायग्राम से सीख लो, मैंने दोनों तरीके से आपको सिखाया है। अब ये छोटी छोटी बातें तो हम सीख गए बहुत डिटेल में, ठीक है। एक और फॉर्मुला याद कर लो, सीधा काम आ जाएगा। सीधा क्या काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ रहे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या हुआ था, ये फॉर्मुला मन के अंदर याद रखना कि प्यारे बच्चों यहां से लाइट गया था क्रिटिकल एंगल पे और यहां पर लाइट ने 90 डिग्री बना लिया था, 90 डिग्री। मान लो यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डेंसर, इसको nd बोल रहे हैं, और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n रेयरर, ठीक है। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि जो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल है, साइन आईसी, क्रिटिकल एंगल निकालने का फॉर्मुला बता रहा हूं, वो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर। ये फॉर्मुला कई बार एमसीक्यू में पूछा गया है, और जब हम रेयरर को एयर मानते हैं, एयर, इसको अगर हम एयर मानते हैं तो एयर के लिए इसकी वैल्यू जाती है 1, तो अगर 1 पुट कर दोगे तो क्रिटिकल एंगल का जो फॉर्मुला है ना वो 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर आ जाएगा, जो कि कई बार एमसीक्यू में पूछा गया है। तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मुला याद रख सकते हो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, डेंसर से रेयर की तरफ हमारा रे जाता है, यहाँ पर क्रिटिकल एंगल होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, इसलिए हमारा फॉर्मुला बनता है साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर, या फिर साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1 बाई दिस। इसे नोट कर लो, फिर हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों ये सब पढ़ने के बाद ना अब हमें पढ़ना होता है प्रिज्म के बारे में। तो प्रिज्म के बारे में क्या क्या बातें हैं जो आप एग्जाम के लिए याद रखोगे वो सुनते रहो।
जो एग्जाम के लिए फोकस्ड है। देखिए एक प्रिज्म को ऐसे देखा जाता है कि ये प्रिज्म है, और प्रिज्म में कुछ कुछ बातें जो आप ध्यान से रखो, यहां पर जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं ए, और इसका नाम होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, ए फॉर एंगल ऑफ प्रिज्म। अब प्यारे बच्चों यहां पर और क्या क्या बात पता होना चाहिए देखना ध्यान से, कि एक यहां पर पहले हम एक नॉर्मल लाइन बना रही है, हम जानबूझकर खींचते हैं, मैंने आपको पहले दिन ही सिखाया था कि ऐसे एक नॉर्मल लाइन बनाना चाहिए हमें। अभी जो नॉर्मल लाइन है ना, इस पर एक लाइट जाके स्ट्राइक करेगी इस पॉइंट पर ऐसे, तो यहां से जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। फिर ये जो लाइट है, लाइट ये प्रिज्म के अंदर कुछ ऐसे चलेगी, और ऐसे चलने के बाद दोबारा यहां पर आपको एक नॉर्मल बनाना पड़ता है, नॉर्मल सरफेस के ऊपर नॉर्मल, इसको नॉर्मल कहते हैं। तो हमने सरफेस पे नॉर्मल बनाया, यानी येलो वाला है नॉर्मल। अब क्या होगा देखो, यानी जो लाइट है यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाता है, फिर ये लाइट ऐसे जाते जाते ऐसे बैंड कर जाता है, और बैंड कर जाने पर यहां पर एक एंगल बनता है जिसको हम ई बोलते हैं। तो यहां पर आई होता है इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट का एंगल, और जो ई होता है एमरजेंस, एमरजेंस मतलब बाहर निकलने वाले एंगल को एमरजेंस कहा जाता है। इस बात को प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि मैं यहां पर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब प्यारे बच्चों इन्हीं का खेल है सारा। अब प्यारे बच्चों यहां पर एक चीज क्या ध्यान देना है कि एक्चुअली में इस लाइट को देखो, फोकस करो इस पे, ये जो लाइट है इसको जाना ऐसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, पर ये बंदा चला ऐसे गया, देखो चला ऐसे गया। तो हम कहते हैं भैया इसको हम पीछे मिलाए, तो यहां से क्या सीखने को मिल रहा है, देखो सीखने को क्या मिल रहा है समझना, सीखने को यह मिल रहा है कि लाइट को जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन लाइट गया ऐसे, तो हम इनके बीच के दूरी को देखते हैं तो ये एंगल कहलाता है डेल्टा। तो यानी कि लाइट को जाना इधर था पर वो इतना एंगल टेढ़ा हो गया, मतलब किसी को जाना ऐसे था पर वो ऐसे चला गया, तो कितना एंगल दूर चला गया, इसको बोलते हैं डेविएशन। डेविएट मतलब दूर चले जाना, तो यहां पर डेल्टा का मतलब प्यारे बच्चों डेविएशन होता है, डेविएशन। अब यहां पर क्या क्या खास बात है ध्यान देना, कि यहां पर सीखने वाली बात क्या है, बड़ी गजब की, क्या गजब की बात है कि जो डेल्टा है ये डेविएशन है, डेविएशन। तो डेविएशन होता है बेटा आई प्लस ई माइनस ए, यानी इन दोनों को ऐड करना है और इससे माइनस करना है, तो ये डेविएशन एंगल का फॉर्मूला है। यानी आई भी एंगल है, ई भी एंगल है, और ए भी क्या है, एंगल। तो ये इंसिडेंट वाला एंगल है, इंसिडेंस एंगल बोलते हैं, ये एमरजेंस का एंगल है, ये डेविएशन का एंगल है, और ये है प्रिज्म का एंगल। तो ये डेविएशन का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। फिर प्यारे बच्चों का एक्सपेरिमेंट किया गया, और एक्सपेरिमेंट करके क्या पता लगाया गया, सुनना, मिनिमम डेविएशन का कॉन्सेप्ट लेके आया गया, मिनिमम डेविएशन। तो एक्सपेरिमेंट किया गया, और एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया गया कि अगर ये मेरे पास प्रिज्म है, सुनते रहना, सुनना ध्यान से, ये मेरे पास अगर प्रिज्म है और ये प्रिज्म का एंगल है, और तो यहां पर सुनना ध्यान से, ये नॉर्मल और ये चलो ये भी नॉर्मल। अब सुनो ध्यान से, अब जब लाइट ऐसे जाए और लाइट अंदर बिल्कुल सीधा हो, अंदर देखो, अंदर अंदर वाली लाइट और ये नीचे अंदर वाली लाइट, और ये लाइन देखो, ये लाइन बेस, ये अगर आपस में पैरेलल हो जाए, यानी कि लाइट एंड बेस दोनों अगर पैरेलल हो जाए, पैरेलल, तो एक बात ध्यान रखना लाइफ में, क्या ध्यान रखना, यहां पर बनने वाला एंगल आई और यहां बनने वाला एंगल ई, ये दोनों बराबर हो जाते हैं, आई और ई प्यारे बच्चों बराबर हो जाएगा। और साथ ही साथ एक और खास बात है कि यहां पर ना जो डेविएशन है वो मिनिमम हो जाता है, यानी कि जो डेविएशन है कम है, यानी पहले अगर पहले इतना एंगल बन रहा था, इतना एंगल डेविएशन का, तो अब एंगल ज्यादा नहीं बनेगा। अब देखो एंगल कितना बने, अब ये एंगल कम हो जाएगा। एंगल कम होने का मतलब है कि अब डेविएशन कम हो जाएगी। देखो अब ये डेविएशन कम हो गया। सोचो पहले क्या था, पहले एक इधर था तो एक इधर था, ये एंगल बहुत ज्यादा था डेविएशन का, अब डेविएशन एंगल कम हो जाता है, तो हम बोलते हैं ये है मिनिमम डेविएशन। इसका नाम रख दिया डेल्टा एम, मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन की सबसे बड़ी पहचान क्या है, अंदर की लाइट और बेस आपस में पैरेलल हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ एमरजेंस आपस में बराबर हो जाता है। तो प्यारे बच्चों यहां से एक रिलेशन निकाला जाता है, वो रिलेशन क्या होता है समझना ध्यान से। रिलेशन ये होता है प्यारे बच्चों की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म होता है, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको मान लो हम बोल रहे हैं एन, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रिज्म है वो होता है साइन, ठीक है, साइन ए प्लस मिनिमम डेविएशन, ए प्लस मिनिमम डेविएशन अपॉन में 2, और इसके नीचे डिवाइड होता है साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2, जहां पर आपका एन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, जहां पर एन का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। यानी यहां से आप प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो, या फिर अगर कोई प्रिज्म के अंदर पानी भर दे, सपोज करो पानी, तो आप यहां से पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। यानी कि इसके अंदर जो भी होगा, मान लो कांच है, कांच, अगर इसके अंदर कांच से बना हुआ है, प्रिज्म कांच से बना है, कांच से, तो ये कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। प्रिज्म ऑयल से बना हुआ है, ऑयल का प्रिज्म, तो ये ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। यानी कि ये मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एन का मतलब है मटेरियल, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो भी मटेरियल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। अब ये बात आप प्लीज ध्यान रखना अच्छे से, ये काफी ज्यादा गजब का टॉपिक था, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया मिनिमम डेविएशन का केस। अब प्यारे बच्चों यहां पर एक और केस होता है, एक और केस क्या होता है, स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म। अगर हमारा प्रिज्म बहुत छोटा हो, स्मॉल एंगल्ड के प्रिज्म हो, तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो डेविएशन का फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इनटू में ए, जहां पर एन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए का मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये डेविएशन का फॉर्मूला है, एन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ए का मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म। तो स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए ये है, स्मॉल एंगल मतलब वहां पर एंगल छोटे बनेंगे। स्मॉल एंगल प्रिज्म का मतलब है कि जो प्रिज्म है ना, एक तरफ से थिन है, थिन प्रिज्म, पतला सा प्रिज्म है, ऐसा मान के चलो कि यहां पर एंगल छोटे छोटे बनते हैं, काफी पतला सा प्रिज्म है, आप ऐसा इमेजिन इसको कर सकते हो। तो स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए डेविएशन का ये फॉर्मूला होता है। मिनिमम डेविएशन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये होता है, और सिंपल डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है। अगर इन सब बातों को आप जान लेते हो और इस चैप्टर के सिर्फ डेरिवेशन कर लेते हैं, चैप्टर आपका रेडी हो जाएगा। अब यहां पर हमें ग्राफ पढ़ना है, बस वेट अ मिनट। प्यारे बच्चों जैसा मैंने आपको कहा कि जब डेविएशन बहुत कम करना होता है, मतलब लाइट ज्यादा नहीं भागेगी, तो उस टाइम पर आई इक्वल टू ई हो जाता है। इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे
कि इस तरफ है डेविएशन, इस तरफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एक निचला पॉइंट आता है और ये पैराबोला नहीं होता, याद रखना, ठीक है। कीप इन माइंड दिस इज नॉट पैराबोला। कई बार जेई नीट में या फिर बोर्ड्स एग्जाम में पूछ लेते हैं द फॉलोइंग फिगर मैचेस टू, लिखते लोग पैराबोला, गलत। ये अलग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, दिखने में पैराबोला लगता है, ये दिस इज नॉट पैराबोला, कहीं लिख लेना, काम आ जाएगा कभी फ्यूचर में। तो यहां पर प्यारे बच्चों ये मिनिमम डेविएशन है, सबसे कम डेविएशन यहां पर है, ये सबसे निचला पॉइंट। तो प्यारे बच्चों इसको बोला जाता है कि यहां पर आई और ई दोनों बराबर हो गए हैं, और इस वाले को बोलते हैं डेल्टा एम, यानी ये मिनिमम डेविएशन का पॉइंट है। तो ये बात आप प्लीज ध्यान रखना कि ये ग्राफ भी होता है इसके अंदर। अब प्यारे बच्चों इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो एक स्पेशल केस आपको मैं बता रहा हूं, प्लीज ध्यान दो। स्पेशल केस क्या है जो आपको सीखना है? मान लो बोले आपसे प्रिज्म है जी, ठीक है, बोलेंगे बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, तो आप बोलोगे n साइन a प्लस मिनिमम डेविएशन अपॉन में 2 साइन a बाई 2। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है? कि जब आसपास एयर हो, एयर। अगर मान लो आपसे बोलो कि भैया हमने प्रिज्म के बाहर तेल डाल दिया, आप क्या करोगे? तो देखो आप इसको n2 बोल रहे हो, इसको n1 बोलते हो, आपने जो निकाला बेसिकली वो n2 होता है, प्रिज्म का है ये n2 है, लेकिन n1 जो है अब एयर नहीं है, अब ऑयल है, तो क्या करोगे? तो ऐसे क्वेश्चन में यहां पर आपको n1 से मल्टीप्लाई करना होता है, ध्यान रखना। कीप इन माइंड कि n1 यहां पर मल्टीप्लाइड होता है n1, लेकिन हवा की वजह से इसको हम 1 लिखते हैं इसलिए गायब हो जाता है। तो n1 इज ऑलवेज प्रेजेंट। अब मान लो उसने बोला ऑयल है, तो ऑयल के लिए n1 की वैल्यू मान लो 4 दे दिया, तो वहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये चीज आपको अपने मन में रखनी है कि n2 भले ही प्रिज्म का है, लेकिन n1 हम फॉर्मूले में क्यों नहीं लिखते? क्योंकि हवा होता है, हमेशा हमेशा हवा होता है, इसलिए हम n1 लिखते ही नहीं है। लेकिन n1 कब लिखना पड़ता है? जब हवा की जगह कुछ और डाल दे। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल केस जो आपको याद रखना है। अब प्यारे बच्चों मैं यहां पर ना छोटी छोटी बातें आपसे एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ये भले ये पॉइंट एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, फिर भी हम बातें करते हैं। देखिए यहां पर छोटा सा पॉइंट है जो डिस्कस करना मुझे लगता है जरूरी है, कि मान लो ये आपके पास प्रिज्म है, तो आप यहां पर एक चीज देखिएगा कि जो डेविएशन है, डेविएशन यहां पर ये डेविएशन है, डेविएशन डेविएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां एक और छोटी सी बात सीख लो, एन जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलो हम दो एग्जांपल लेते हैं, पहला लेते हैं रेड लाइट। रेड लाइट की बात करते हैं। रेड लाइट का प्यारे बच्चों वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है। अगर रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है, सपोज करो वेवलेंथ ज्यादा है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, तो समझना। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो डेविएशन भी कम होगा। तो हमने क्या सीखा कि जो रेड लाइट है उसका वेवलेंथ ज्यादा है, और जब वेवलेंथ ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो डेविएशन कम है। तो एक हम आइडिया लगा लेते हैं यहां से। तो मैं इन सबकी जगह पर आपको एक इक्वेशन देता हूं सिंगल समझने के लिए, क्या कि समझना ध्यान से, डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जो लाइट का डेविएशन है, लाइट का जो भागना है, वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वेवलेंथ अगर किसी का ज्यादा होगा तो उसका डेविएशन कम होगा। जैसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, देखो कि रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ जाने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने से डेविएशन कम है। लेकिन इतने लफड़ों से बचने के लिए याद रख लो इक्वेशन कि वेवलेंथ ज्यादा होता है तो डेविएशन कम होता है, वेवलेंथ ज्यादा होता है तो डेविएशन कम होता है। तो अगर हम यहां से रेड लाइट को भेजेंगे, सपोज करो हमने रेड लाइट को भेजा, तो रेड लाइट का डेविएशन कम होगा। लेकिन यहीं से देखो रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है, डेविएशन कम। सपोज करो मैंने वॉयलेट को भेजा, वॉयलेट, तो अगर हम वॉयलेट को भेजेंगे तो वॉयलेट का वेवलेंथ कम होता है। तो अगर वॉयलेट का वेवलेंथ कम होगा तो इसका डेविएशन ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वॉयलेट का वेवलेंथ अगर कम होगा तो डेविएशन ज्यादा होगा। इसलिए अगर आप यहां से वॉयलेट लाइट को भेजोगे वॉयलेट, तो वो ऐसे डेविएट हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो डेविएशन और वेवलेंथ का कनेक्शन होता है, ठीक है। इसी को डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। अगर हम इसे व्हाइट लाइट भेजेंगे ना, व्हाइट लाइट, अगर हम व्हाइट लाइट भेजेंगे तो व्हाइट लाइट भेजेंगे तो क्या होगा, देखो तो वॉयलेट जो है सबसे ज्यादा डेविएट होगा, वॉयलेट। रेड सबसे कम, रेड यहां रहेगा, तो बनेगा ये विव ग्योर, वॉयलेट इंडिगो विव ग्योर। सबसे ऊपर रेड लाइट होता है क्योंकि रेड लाइट कम डेविएट होता है, इसके बीच में बाकी सारे लाइट होंगे, बाकी सारे लाइट सातों के साथ, वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। तो ये डेविएशन वेवलेंथ की वजह से होता है कि वॉयलेट सबसे पीछे भाग जाता है, रेड सबसे ऊपर है, बाकी लोग बीच में फंसे रहते हैं। भले ही एनसीईआरटी में ये सब नहीं है, पर मैंने आपको पढ़ाया, रूल याद रखना बस कि डेविएशन और वेवलेंथ का उल्टा कनेक्शन होता है। अब प्यारे बच्चों ये छोटी छोटी बातें आप जान लो, अब तो बस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में एनसीईआरटी में लिखा है वो हम जानेंगे। प्यारे बच्चों अब इस चैप्टर में थोड़ा सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नेगेटिव पॉजिटिव का पंगा खत्म करते हैं, ठीक है। देखो इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास पहला होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। अब सुन लो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, सुनते रहना, ये एक सिंपल लेंस होता है बस। अब सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ भी नहीं है, एक सिंपल लेंस है और कुछ भी नहीं, बस लेंस। और लेंस के लिए मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला हो सकता है V/U। अब V/U से मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, पहला तरीका। अब दूसरा तरीका होता है मैग्निफिकेशन का, समझना। दूसरा तरीका होता है 1 + D बाई फोकल लेंथ। जहां पर D क्या होता है समझना, D का मतलब होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है बस। और D का एक नाम बचपन में पढ़ा आपने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना। तो ये आपने नाम पढ़ा है, मतलब छोटी छोटी बातें याद रखो बस, सिंपल चीजें। और मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला हो सकता है सिर्फ D/F। तो सर ये चीज तो मुझे समझ में आ गई कि आपने बोला V/U से एक लेंस का मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं बेटा, जब वो बोले कि इमेज जो है, इमेज 25 सेंटीमीटर पे बना है, 25 मतलब D पर बना है। सर फिर ये कब यूज करना है, जब एग्जाम में क्लियरली कहा हो इमेज एट इंफिनिटी, कि इमेज जो है इंफिनिटी पर बना है। यानी इस लेंस ने अगर इमेज D पर बनाया तो ये फॉर्मूला, और इस लेंस ने इमेज इंफिनिटी पे बनाया है तो ये फॉर्मूला। इतनी सी बात अगर आप याद रखते हो, सिंपल माइक्रोस्कोप खत्म।
इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आएगा, तो ये 3 फॉर्मूले से आएगा बस। तो प्लीज इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। अब प्यारे बच्चों सुनते रहिए प्लीज। अच्छा एक बात सुनो ध्यान से, अब बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप और ट्रिक सुनना, ट्रिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 चीजें होती है प्यारे बच्चों, एक होता है ऑब्जेक्टिव जो कि छोटा होता है, ये यहां पर खास बात है, इसका नाम होता है ऑब्जेक्टिव। सुनते रहना बस। अब ये ऑब्जेक्टिव क्या करता है देखना ध्यान से, ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव ये क्या क्रिएट करता है, ये ऑब्जेक्टिव क्रिएट करता है, पहली चीज जो आपको ध्यान देना है, यू नॉट क्रिएट करता है, मतलब होता है इसके पास, यू नॉट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव नाम है इसका ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट हमने रखा तो उस डिस्टेंस को बोलते हैं यू नॉट, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ये सब बातें प्लीज क्लियरली अपने दिमाग में रखो। और प्यारे बच्चों ये कहीं ना कहीं इमेज बनाएगा, सपोज करो इमेज इसने यहां बनाया, इमेज है वी नॉट पे, ये जो लेंस है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पहला लेंस जो ऑब्जेक्टिव है, तो वी नॉट है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहां से, फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से, और वी नॉट क्या है, इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये जो लेंस है इस लेंस का नाम है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव से इमेज डिस्टेंस, जो कि यूनिट और वी नॉट है। अब प्यारे बच्चों इसके जस्ट इसी एक्सिस पे एक रखा होता है आई पीस, इसका नाम रखा गया आई पीस, आई पीस। अब ये आई पीस क्या करता है, मान लो इसका ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, और यहां पर इसका इमेज बना ऐसा, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव का बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव का, ये जो ऑब्जेक्टिव बंदा है, ऑब्जेक्टिव ने ऑब्जेक्ट को देखा और ऑब्जेक्टिव ने यहां पर इमेज बनाया, ये इमेज है इसका। तो ये वाला जो इमेज है, ये वाला जो इमेज है, ये लेंस और बड़ा करके दिखाएगा, तभी इसको माइक्रोस्कोप बोल रहे हैं। यानी पहले छोटा था, छोटे को एक लेंस ने बड़ा किया, दोबारा बोल रहा हूं, इस छोटे वाले को इस लेंस ने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, अब बगल में एक और लेंस लगाएंगे, वो लेंस इस वाले को और बड़ा कर देगा, इस लेंस का नाम है आई पीस, ठीक है ध्यान रहेगा, आई पीस। अब इन दोनों का हमें मैग्निफिकेशन निकालना है, तो टोटल मैग्निफिकेशन कैसे निकाला जाता है ये देखिए। टोटल मैग्निफिकेशन निकालने के लिए इसके मैग्निफिकेशन को एमओ बोलते हैं, मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, और यह है मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। तो नेट मैग्निफिकेशन निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, एमओ इंटू एमई। मैंने आपको कहा था जब हम लेंस को कंबाइन करते हैं तो मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई किया जाता है। वेरी गुड। अब मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है, मैंने कहा था कि भैया एक लेंस हो, एक सिंपल लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसका इमेज है वी नॉट और इसका ऑब्जेक्ट है यू नॉट, इमेज को वी नॉट बोला है, ऑब्जेक्ट को यू नॉट बोला है, तो यहां से हम इसकी जगह वी नॉट बाय यू नॉट लिख सकते हैं। और आई पीस के लिए, आई पीस के लिए मैग्निफिकेशन क्या लिखे, तो देखो अब ये जो आंखों के पास हम लगाते हैं ना, समझना, आंखों के पास हम जो लगाते हैं ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप। आप इस लेंस को एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करवा सकते हो। तो आई पीस एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, और सिंपल माइक्रोस्कोप का आप पहले से फॉर्मूला जानते हो, सिंपल माइक्रोस्कोप के आप लिख सकते हो 1 + d / fe, या इसका एक और फॉर्मूला बन सकता है, बताओ कि अगर हम दोबारा मैग्निफिकेशन देखें तो m नॉट बाई me लिख सकते हो, और m नॉट तो आपने बता दिया कि ऑब्जेक्टिव का है जो कि होगा v नॉट बाई यू नॉट, तो आप बोलोगे v नॉट बाई यू नॉट। इसका आई पीस जो है, आई पीस मतलब ये जो आई पीस एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप के 2 फॉर्मूले, एक ये और ये, तो आपने एक तो इस्तेमाल कर लिया, दूसरा भी लिख सकते हो d/f। तो यहां पर क्या क्या बात सीखने को मिली कि जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर सीखना है तो सिंपल माइक्रोस्कोप याद होना चाहिए। अब सिंपल माइक्रोस्कोप में 2 केस है, एक है 25 सेंटीमीटर वाला, यानी ये है एट डी वाला, यानी अगर आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर डी पर इमेज को बनाता है तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, वी नॉट बाई यू नॉट 1 + d/fe, जहां fe किसके लिए बता सकते हैं मुझे, आई पीस के लिए, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अच्छा अब यहां पर देखो, अब ये वाला कब होगा बताओ, इनफाइनाइट, एट इंफिनिटी। अगर इमेज इंफिनिटी पर बने तो आप बोलोगे वी नॉट बाई यू नॉट d/fe। तो ये देखो कितना आसान है, अगर हम एक बार सिंपल माइक्रोस्कोप के दोनों केस जानते हैं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बनाना बहुत आसान है, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो आई पीस है वो सिंपल माइक्रोस्कोप है। तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए वी नॉट बाई यू नॉट लिख दोगे, वी नॉट बाई यू नॉट। बात समझ में आ गई सबको। तो ये अब यहां पर एक और गजब की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या गजब की बात बताने जा रहा हूं कि यहां पर ये ना माइनस साइन होता है, यहां भी एक माइनस साइन होता है मैग्निफिकेशन में, तो यहां पर मैग्निफिकेशन में माइनस साइन होता है, जो आप ध्यान रखना, ठीक है प्यारे बच्चों, ये मैग्निफिकेशन में दोनों में ही माइनस साइन होता है प्लीज। तो ये 2 फॉर्मूले मेन है। अब एक छोटी सी बात बता रहा हूं आप लोगों को, एग्जाम में आमतौर पर जो क्वेश्चन आता है वो कहां से आता है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो एनसीईआरटी किस चीज को फेवर करता है, मैं आपको एक बार एनसीईआरटी की किताब से ही बता रहा हूं कि एनसीईआरटी किस चीज को फेवर करता है। रुक जाओ, लेट मी टेल यू। क्या ही फेवर करेगा एनसीईआरटी, सुन लो, सुनो एनसीईआरटी में ना जो लाइंस लिखी हुई है मैं आपको बता रहा हूं, बार बार एनसीईआरटी में लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप की बात की गई है, तो एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन बनेगा तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप पे बन सकता है। अब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप आप कैसे निकालते हो, सुन लो, देखो यहां तक के डिस्टेंस को आप बोलते हो वी नॉट, ये आपका वी नॉट है, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, देखो ये जो इमेज है, ये इमेज आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट होता है, तो इसको बोलते हैं यूई, मतलब ये वाला जो इमेज है, ये वाला देखो, पहले वाले का इमेज, दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट, तो इसको बोलते हैं यूई, यूई मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ आई पीस। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होगा देख लो, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कभी भी निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हो आप,
कि इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ आईपीस, जहां पर ये एल है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, ये है इमेज ऑफ फर्स्ट लेंस, ये फर्स्ट लेंस का इमेज है, और ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ सेकंड लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ सेकंड लेंस। अब तुम बोलोगे सर इसके ऊपर क्वेश्चन हो जाए तो मजा आ जाए, क्वेश्चन मैं अलग से कराऊंगा, पर अभी बस फॉर्मूला याद रखो ना, क्वेश्चन अलग से करेंगे, बस याद रखो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो पहले वाले का इमेज है दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट है। अब मैं एक राज की बात बता रहा हूं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप बताओ, सपोज करो 3 नंबर का क्वेश्चन है और तुम ये फॉर्मूला लिख के आ गए, 1 नंबर मिल गए, तुम्हें मजाक लग रहा होगा। आज मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो डाली, जाके देख लेना, ठीक है। मैंने डाला है कि बोर्ड्स एग्जाम की मार्किंग स्कीम क्या है और वो चेक कैसे होता है पेपर, उसके ऊपर मैंने आज एक वीडियो डाला है, ठीक है। वो नहीं, दूसरा एक चीज डाला है आज दोबारा, ठीक है। तो इस बात को आप समझ पाए तो प्लीज उसको देखना, मैंने हाउ टू चेक बोर्ड एग्जाम करके एक वीडियो डाला है, आपको आइडिया लग जाएगा कि मैंने इसमें क्या बताया। यानी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर, मान लो मैं कहता हूं कि बहुत टफ पेपर है, 10 क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आ गए, सुन लो 10 क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आ गए, आप 10 में फॉर्मुला लिख के आए हो, मान लो ये 10-20 नंबर का क्वेश्चन था और 20 में से आपको 7-8 नंबर तो फॉर्मुले लिखने के मिल जाते हैं, और चाहिए पास होने के लिए 23 नंबर, बस 70 में से 8 नंबर तुम यहीं से ले आए, 8 यहीं से ले आए, बाकी इतना तो थियरी या डेरिवेशन करके ही आ जाओगे, पास होना वेरी इजी। जो फेल हो जाए मतलब समझो कि वो कितना गिरा हुआ होगा, समझ रहे हो, कितना गिरा हुआ इंसान होगा जो मतलब 12th में फेल हो जा रहा है, मतलब उससे घटिया बात तो कोई है ही नहीं। जब मैं आपको एक पेपर कैसे लिखना है, मैं पूरा एक पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है ना, करीबन यही 25 जनवरी के आसपास मैं तुम्हें जब बोर्ड्स का पेपर सॉल्व करवाऊंगा, सैंपल पेपर, ठीक है ना, बोर्ड्स के जब सैंपल पेपर सॉल्व कराऊंगा, कम से कम 3-4 पेपर तो मैं ही सॉल्व कराऊंगा तुम्हें, तब तुम्हें बताऊंगा मैं कि अटेम्प्ट कैसे करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन टफ है तो उसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, तो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा बाद में, पर फिलहाल समझ पा रहे हो। तो एक मिनट सुन लो, इमेज ऑफ फर्स्ट लेंस और ये है ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेकंड लेंस, नोट करो, आगे बढ़ते। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको सिंपल माइक्रोस्कोप के फॉर्मूला पता है तो आप इजीली निकाल सकते हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डी वाला केस और इन्फिनिटी वाला केस, क्योंकि स्टार्टिंग में दोनों कॉमन है और बाद में यही आईपीस मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप। अब एक हम पढ़ रहे हैं टेलीस्कोप, सुनो। अब ये टेलीस्कोप क्या होता है प्यारे बच्चों, सुनना। टेलीस्कोप बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है बड़ा, ये होता है ऑब्जेक्टिव, तो यहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है और जो आईपीस है वो छोटा होता है। यानी यहां पर क्या होगा ये समझना कि इमेज यहां पर इन्फाइनाइट पर ही ऑब्जेक्ट, यहां जो ऑब्जेक्ट है इन्फाइनाइट पे होता है, तो रेज आके पैरेलल रेज होती है, पैरेलल रेज यहां आके कहीं पर मिलेगी, तो यहां पर बनेगा आपका ये जो डिस्टेंस कहलाएगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ एफओ, यानी पहले वाले लेंस का फोकल लेंथ। फिर ये डिस्टेंस कहलाएगा आपका, देखो अब पहले वाले का जो इमेज होता है दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट, तो इसको कहेंगे यूई मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ आईपीस, इस सेकंड का ऑब्जेक्ट, ये जो डिस्टेंस यहां तक है, तो यहां से लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितना होगा, एफओ प्लस यूई, जो आप ध्यान रखोगे। बाकी हम इसके ऊपर क्वेश्चन कराएंगे, अभी तक बस आप आज जो काम दिया कल पूरा, फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको मजा आएगा। अब यहां पर अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो यहां पर वैसे तो हम मैग्निफिकेशन जो पढ़ रहे हैं, दैट इज जो भी हम एम लिख रहे हैं वो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है, पूरा नाम इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है। तो यहां पर यह आएगा आपका एफओ बाई एफई, आई थिंक मैं सही बोल रहा हूं, है ना, एफओ बाई एफई। जब इमेज कितने पे बनेगा, इनफाइनाइट पर, जब ये इमेज इनफाइनाइट पर होता है, इनफाइनाइट पर इमेज एट इनफाइनाइट, है ना, तो ये चीज आप ध्यान रखो, ठीक है, इसे नोट करो। अभी हमने पढ़ा एंगुलर मैग्निफिकेशंस, जहां पर टेलीस्कोप के बारे में सिंपल सी बात पढ़ी, जहां पर एफई का मतलब क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, फटाफट नोट करो। चलो बहुत बढ़िया, तो ये तो हो गया प्यारे बच्चों कि हमारा इमेज इनफाइनाइट पे बना। अब अगला मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है सेम एफओ बाई एफई 1 प्लस डी बाई क्या, एफई बाई डी बाई एफई, बताना मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा, ठीक है। ये है इमेज एट डी, जब इमेज डी पर बने, सही लिखा क्या, एफओ बाई एफई आएगा ना, एफओ बाई एफई 1 प्लस, अच्छा एफई बाई एफओ आएगा, ठीक है, डी, अच्छा ये गलत लिख दिया मैंने, वही मुझे थोड़ा लग रहा था, डी बाई एफ आएगा, डी आएगा ना, डी बाई एफ, हाँ आप समझ में, ठीक है, थोड़ा लग रहा था, अभी भी दोबारा लिख, एफई बाई डी यहाँ एफओ बाई एफई, ठीक है, ओके। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम डेरिवेशन करते हैं ना तो फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहां पर क्या क्या सीखने को मिला हमें, कि जो टेलीस्कोप होता है उसमें लेंथ निकालने के लिए फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, आपका लेंथ ऑफ टेलीस्कोप आ जाएगा। फिर अगर आपको मैग्निफिकेशन निकालना है, इमेज इनफाइनाइट पर हो तो ये फॉर्मूला, और मैग्निफिकेशन निकालना है जब इमेज एट डी हो, डी, ये डी मल्टीप्लाई पे नहीं है, इमेज एट डी, तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। इसके बाद प्यारे बच्चों ये छोटी छोटी बातें अगर आप सीख गए ऊपर से तो आपको मजा आ जाएगा। फिर लास्ट में टॉपिक होता है कि जो ये हम टेलीस्कोप बना रहे हैं, इन टेलीस्कोप में लिमिटेशंस क्या क्या है, लिमिटेशन, इनकी लिमिटेशन क्या है। आप जितने भी टेलीस्कोप बना रहे हैं तो टेलीस्कोप बनाने की लिमिटेशन क्या है, ये बहुत भारी होते हैं, हैवी होते हैं, एंड हैवी होने के कारण डिफिकल्ट टू हैंडल, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, कुछ एब्रेशंस होते हैं, एब्रिविएशंस बोलते हैं इंग्लिश में उसको, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, एक्चुअली मैं उसको लिख नहीं पाता हूं, बोलने में मेरे को डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। क्रोमेटिक
क्रोमेटिक, बोलिए भाई स्पेलिंग। आर, हाँ, अच्छा भाई मैं स्पेलिंग देख के लिख लूंगा भाई। सो प्यारे बच्चों देखो, टेलीस्कोप की लिमिटेशन बता रहा हूं आपको, बहुत सारे होते हैं पर हम मेनली दो की बातें कर रहे हैं। हैवी होता है, डिफिकल्ट टू हैंडल, क्रोमेटिक एब्रेशन। ये ना स्पेलिंग में कई बार भूल जाता हूं, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो ये जो क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है, देखिए लेंस एक्चुअली ग्लास से ही तो बना है। अगर लेंस ग्लास से बना है तो आप लोगों ने अभी मुझसे थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जैसे प्रिज्म है। अब प्रिज्म है तो प्रिज्म में क्या होता है समझिए। प्रिज्म के बारे में आपने पढ़ा था कि जो डेविएशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ के होता है, क्योंकि ये भी ग्लास का बना हुआ है। तो अलग अलग लाइट के लिए अगर वेवलेंथ अलग अलग है तो डेविएशन भी अलग अलग होगा। तो होता है क्या प्यारे बच्चों, ये जो लेंस है ग्लास से बना हुआ है, मान लो प्रिज्म की तरह है। तो अगर हम बोले कि भाई कोई येलो लाइट है यहां पर आके फोकस हुआ, तो जो ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट कहीं और जाके फोकस हो सकता है, या कोई और लाइट है, मान लो सपोज करो ऑरेंज है तो ऑरेंज लाइट कहीं और जाके फोकस हो सकता है। तो हमें एक जगह पर फोकस नहीं मिलता है, तो जो इमेज बनेगी वो अजीब सी दिखाई देगी। समझ पा रहे मेरी बात, क्योंकि सारी लाइट एक जगह जाके मीट नहीं कर रही है। इसी को बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। यानी टेलीस्कोप काम की चीज है, आप दूर दूर की चीजें देख सकते हो, आप मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मुला भी आपके पास है। लेकिन आप यहां पर लिमिटेशंस क्या क्या झेलना पड़ेगा आपको, बहुत सारे लिस्ट करें तो 15-16 इसके लिमिटेशंस होते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, फिर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हल्का सा पढ़ा दूं मैं उसके बारे में। ये जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्या होता है प्यारे बच्चों, ये जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है ना, इसमें हम रिफ्रैक्शन की बातें नहीं करते। जैसे इसके अंदर क्या हो रहा है कि लाइट आ रहा है और पार हो रहा है, पार, तो यहां पार होने नहीं देते। यहां पर हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं एक डायग्राम आपको बना के दिखाता हूं, सपोज करो मेरे पास एक डायग्राम है, सपोज करो, ठीक है। अब जैसे मान लो ऐसा मैंने कोई डायग्राम बनाया है ना, मैं आपको पहले सिखा रहा हूं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कैसे काम करता है। अब मान लो कि कोई लाइट आए, समझना ध्यान से, कोई लाइट ऐसे आए तो हम कोशिश करते हैं कि लाइट ना ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाए, ऐसे जाए तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाए। बस समझ पा रहे, लाइट ऐसे जाए और ये रिफ्लेक्ट हो जाए। और रिफ्लेक्ट होने के बाद हम कोशिश करते हैं कि अगर हम चाहे तो इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन करा सकते हैं। यहां भी हम कुछ ऐसा लगा सकते हैं, जैसे हमने ये लगा दिया, सपोज करो यहां भी हमने एक लेंस टाइप का, लेंस बोला, मिरर लगा दिया। तो मिरर लगाने से क्या फायदा होगा कि लाइट ऐसे गया, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। और हम चाहे तो यहां छेद कर सकते हैं, समझना ध्यान से। यहां अगर हम छेद कर देंगे तो, और इधर आई पीस लगा देंगे, आई पीस मतलब आंख लगाने के लिए आई पीस। तो यहां से क्या होगा, देखो लाइट ऐसे आया, समझना, लाइट ऐसे आया, लाइट यू गया, इसे टकरा के रिफ्लेक्ट होके आंखों में जा रहा है। तो यहां पर मान लो कोई बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट जाके रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट। अब रिफ्लेक्ट में क्या फायदा, देखो रिफ्रैक्शन में ये घाटा है, क्रोमेटिक एब्रेशन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट जो है आर पार जाता है, आर पार जाने से पंगा है। यहां रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन है। तो रिफ्रैक्शन में ऐसी दिक्कतें हैं। लेकिन जो ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है, इसमें क्या होता है, लाइट को हम रिफ्लेक्शन देते हैं, और रिफ्लेक्शन देने से क्या होता है कि चीजें एकदम शार्प होती है। तो यहां पर आपको मिलेगा शार्प इमेज, शार्प इमेज मिलेगा, शार्प इमेज। तो जो पीछे प्रॉब्लम हो रही थी वो प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएगी। तो ये हल्का सा मैंने आपको पढ़ाया रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में। यहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होता, यहां पर होता है रिफ्लेक्शन। तो ये सब बातें की गई है। जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है कौन सा होता है, कैसिग्रियन। स्पेलिंग पता नहीं कैसा होगा, कैसिग्रियन, ग्रियन जो भी है गलत ही होगा। कैसिग्रियन और न्यूटोनियन दो होते हैं, और दोनों एक जैसे ही है, न्यूटोनियन। तो हम अभी जो पढ़ते हो कैसिग्रियन है, छेद वाला कैसिग्रियन होता है, ठीक है, यहां पर जो छेद है। तो ये प्यारे बच्चों एनसीईआरटी में कैसिग्रियन दिया हुआ है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो हमने यहां पर बनाया और समझा कि हम इसको क्यों पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से चैप्टर अगर आप जितना मैंने बताया उतना भी कर लेते हो, और फिर बाद में अलग से मैं डेरिवेशन करा दूंगा, ये चैप्टर आपका जेब में आ जाएगा। फिर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने हैं वो आप खुद भी कर सकते हो, अदरवाइज मैं तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा। और जिसको जल्दीबाजी है न्यूमेरिकल करने की, यूट्यूब पर मैंने डाल रखा है, यू कैन गो एंड वॉच। So this is the end of the chapter from my side.